अगर हम प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो महिलाएं इस दलदल में फंसती कैसी हैं? तो अगर कोई लड़की इस प्रोस्टिट्यूशन में फंस गई है तो वो चाह के भी इस दलदल से बाहर कैसे नहीं निकल पाती? क्या मजबूरी है उसकी? क्योंकि उसे पता है ये काम गलत है, उसे पता है मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। रीजन क्या है कि चाह के भी बहुत सारी लड़कियां इस दलदल से नहीं निकल पाती? बताइए कैसे जाएंगी जब पुलिस पिकेट वहाँ है, सीओ ऑफिस वहाँ है, तो फिर वो किसके पास है? मैं कभी भी कोई रेस्क्यू किया बिना पुलिस के किया। बाद में पुलिस को बुलाया जब तक लड़की निकाल चुकी है, क्योंकि अगर मैंने जगह बता दी वो हो गया तो लड़की का पता भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि रेस्क्यू ऑफिसर होता है। अच्छी खासी तनख्वाह लेता है, सरकारी नौकर होता है। तो मैम वो करते क्या फिर सरकारी तनख्वाह लेके? कुछ नहीं वो करता है, हम जैसे लोगों पर मुकदमे, हम जैसे लोगों से झगड़े और हम जैसे लोगों को लगातार धमकाना, उनका काम केवल ही है। रेस्क्यू ऑफिसर्स का कलकत्ता सोनागाछी में एक हत्या हुई, सेक्स हत्या हुई, तो वो जो करके गया उसने इतना ब्रूटली मारा उसको कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैम मैंने तो आप ये देखिए, आप बता रही हैं ब्रूटली मारा, लेकिन हम जैसे लोगों ने तो शायद ये स्टोरी सुनी भी नहीं है। उसको उसने पीट के मार दिया अंदर कमरे। मैम क्या गवर्नमेंट को पता है कि ये ब्रॉथल कहाँ चल रहे हैं? पता नहीं, क्यों नहीं पता भाई? आइडेंटिफाइड है रेड लाइट एरिया, क्यों नहीं पता? एक महिला को 10 से 15 कस्टमर एक रोटी कैसे खाएगी? मालकिन का देना है, किराया देना है, पेमेंट से उनको देना है, पुलिस का देना है, किसका नहीं देना दिन भर? कितना क्या पे करते हैं इन महिलाओं को? बस 250 से 300 मुश्किल से। जाहिर सी बात है, बेटा होता है, बेटी होती है, तो क्या किसी सेक्स वर्कर ने कभी खुद को या अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ के आपसे रिक्वेस्ट करी है कि मैम मुझे बचा लीजिए? हाँ। तो ये जो जितने भी कोठे चल रहे हैं इसमें ज्यादा दोष किसका है? पहला उन मर्दों का जो पैसा देके सेक्स खरीद रहे हैं, या दूसरा उन माओं का जिन्होंने मर्द तो पैदा कर दिए लेकिन उनको शिक्षा नहीं दे पाई? अतुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ और धन्यवाद तो आप सबका कि आप बुला रहे हैं और वो आवाज़ जिसे मैं हमेशा पहुंचाना चाहती हूँ वो पहुंचा रहे हैं समाज तक। मैम मैं लिटरली आपको बताना चाहूँगा, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे समाज के अलग अलग तबकों के लोगों के संग बैठा हूँ, बात करी है, उनका एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन आपसे जब मिलने की बारी आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिकॉज आप जो काम कर रही हैं और समाज में जिस तरह का चेंज लेके आ रही हैं, मैम हैट्स ऑफ टू यू। हमारे भारत में एक लौह पुरुष हैं, अगर हॉलीवुड की बात की जाए तो एक आयरन मैन है, और हमारे इंडिया में अगर मैं आपको बात करूं तो मैं तो आपको आयरन लेडी के खिताब से नवाजना चाहूंगा। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा लोहा डला है शरीर में। इतना मारा गया है, इतना तोड़ा गया है, इतने एक्सीडेंट कराए गए हैं कि बहुत सारा है। ये देखिए पूरा शिकंजा डला हुआ है, पैरों में है ये पूरा। हाँ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऑपरेट करके ये यहाँ पे डाला गया पैर में। तो अभी तो ऐसे ही लोह में एयरपोर्ट में दिक्कतें आती हैं, हालांकि कार्ड से, पर एयरपोर्ट पे जाएंगे तो बजेगा लगातार बीप। मैम ट्रस्ट मी, जो काम आप कर रही हैं और जिस तरह से अपनी ब्रेवरी से आप समाज में सुधार लेके आ रही हैं, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू मैम। पॉडकास्ट को शुरू करने के समय जो मेरा पहला सवाल है, एक्चुअली मैं पॉडकास्ट में जनरली कंफ्यूज होता नहीं, लेकिन ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि मुझे खुद लग रहा था कई बार कि मैं ये सवाल पूछूंगा कैसे, लेकिन अगर हमें समाज तक ये आवाजें पहुंचानी है तो बात तो हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैम सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है कि अगर हम प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो महिलाएं इस दलदल में फंसती कैसी हैं, और क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो इस जो सेक्स वर्किंग का जो एक पेशा है इसमें आ पाती हैं? आपके एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए, अगर मैं, चूंकि मैं एक 31 साल का ये अनुभव है, मैं अगर पिछली अपनी शुरुआत के दौर की बात करूं तो उस समय एक पर्टिकुलर जगह और पर्टिकुलर जाति विशेष की महिलाएं जिनमें मात्र सत्तात्मक परिवार होते थे और नानी वही है, फिर माँ है, और उन्हीं के नाम से वो जानी जा रही थी। लेकिन एक उनमें छूट थी कि जो लड़की वहां आके इस पेशे में आना चाहे, क्योंकि वो नाचने गाने का पेशा था उस समय, इसमें आना चाहे तो आ जाए, नहीं आना चाहे तो शादी कर ले। तो वो उनसे ही जाना जाता था कि ये उसकी बेटी है या उसकी नातिन है या आगे इसकी बेटी है।
ये इस तरह के चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैं उस सारे परिवर्तन की प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि जो बदला, जो किस तरह से एक देह व्यापार में बदला और कैसे कैसे लड़कियों का सब चीज़ें का आना जाना हुआ। और कई बार ये भी लगता है कि मैंने कोशिश की, मुझे कभी किसी ने कहा था कि देखो इनको सुधारक हम नहीं हैं, हम कभी राजा राम मोहन राय नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो इनके बच्चों के जरिए इनमें एक परिवर्तन ला सकते हैं। आप सुधार नहीं, परिवर्तन की बात करें। मुझे वो बात लग गई। मैंने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी इनके, और हो सकता है जैसे ही बच्चा पढ़े तो वो अपनी माँ को वहां से निकालने के लिए, अपनी बहन को वहां से निकालने के लिए प्रेरित हो। जी। तो लेकिन बदलाव ये आया कि जैसे ही वो बच्चा पढ़ने शुरू हुए, उन्होंने अपनी माँ को, अपनी बहनों को प्रेरित करना शुरू किया, या ये कहना शुरू किया हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमसे पूछे। कि जैसे पास में, तब मुझे पता भी नहीं था, मेरी इतनी पहचान भी नहीं थी कि मैं उन बच्चों का एडमिशन कहाँ कराऊं। तो पास में स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहां गए, नहीं नहीं नहीं, इनके बच्चे नहीं, इनके बच्चे तो हमको हमारे दूसरे बच्चों को बर्बाद कर देंगे। या पास में एक छोटे मोटे जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, नर्सरी स्कूल्स, वो ताजा ताजा खुलने शुरू हुए थे, हमारा छोटा शहर है, उनमें किसी में कराया। तो मैं कितना भी छिपा के ले जाऊं, वो कंफ्यूजन कभी कभी सामने आ जाता था कि जैसे मैं माँ को तो लेके गई हूँ, भाई ये इसका बच्चा है, माँ से पूछा कि ये नाम बताओ पिता का, तब तक माँ का नाम लागू नहीं था। तो ऐसी एक घटना होती है कि महिला मेरे साथ है, उसका बच्चा है, और एडमिशन के लिए बड़ी मुश्किल से तो प्रेरित करते हैं। आया वो बच्चा, माँ से पूछा कि इसके पिता का नाम, ने कहा कि वो प्यारे लाल लिख लो। वो लिखने लगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा करो प्यारे मियाँ लिखो। वो भी नहीं नहीं, बंसी लाल लिख लो। वो मेरे लिए इतना शॉकिंग था। हालांकि वो जो महिलाएं थी वो हंसने लगी, लेकिन वो मेरे लिए हंसने जैसी बात नहीं थी। मुझे लगा कि ये तो इनकी पूरी अस्मिता पे प्रहार है। बिल्कुल। इनको तो यही नहीं पता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। ये बच्चा अगर सुन रहा है तो इस पे क्या असर पड़ेगा। ये तो ऐसे ट्रॉमा में जाएगा कि मैं किसको अपना बाप मानूं, मेरी माँ को ही नहीं पता है। तो उसी वक्त मैंने ये ठान लिया था कि बच्चों को तो वहां से निकालूंगी, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगी, बच्चियों को भी करूंगी, लेकिन सबसे पहली लड़ाई ये होगी कि उनका गार्जियन मुझे खुद बनना है। जो भी होगा मैं खुद बनूं, क्योंकि बहुत कम टाइम पहले वो हो गया था कि माँ का नाम डलना शुरू हो गया था, और फिक्स कर दिया था कि इसके पास हमारे केवल रास्ता है। उनको बहुत समझाया, बहुत मीटिंग्स उनके साथ की कि आप केवल ये करेंगी कि बिना प्रिकॉशन के कोई कस्टमर आता है मना कर दो। एक दिन रोटी नहीं खाओगी ना, नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो बहुत कम पैसा देने वाला आदमी है, मत खाओ उस दिन रोटी। लेकिन एक हरामी पैदा मत करो जो तुम शब्द कहलवा रही हो अपने आने लिए, वो मत करो। और थैंक गॉड आज कोई वो गाली उनको नहीं दे सकता। अच्छा मैम, इसी जो आपने बताया, अब मैम ये सवाल जो है कैसे पूछना चाहिए मुझे नहीं मालूम। मैम जैसे आपने बताया कि आपने उन महिलाओं को कम से कम ये समझ दी कि आपका जो बच्चा होने वाला है, आपको उसके पिता के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। पर मैम अगर उन बच्चों को उनके पिता का नाम पता है तो एक्चुअली क्या इफेक्ट पड़ता है इस बात से? ये भी एक बड़ा सवाल उस वक्त था। अगर मैं 20-25 साल पहले बात करूं, उस वक्त बड़ा सवाल था कि जैसे ही ये सब चीजें शुरू हुई, हमने कंडोम देने शुरू किए, जिला अस्पताल से लेने शुरू किए, और खुद भी जो भी जितनी हमारी सामर्थ्य थी उतना करके देने शुरू किए। तो किसी किसी से तो देखिए दिल है, ये तो किसी का भी किसी पे आ सकता है। तो अगर उससे प्यार हुआ, वो बिना प्रिकॉशन के उसके साथ रही, उसका बच्चा पैदा किया, वो आ भी रहा है वहां, जा भी रहा है। शर्त होती थी कि बस मेरे घर तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। बच्चा भी है, ठीक है, तुमने अपने लिए पैदा किया है, मेरे लिए नहीं किया। कोई किसी के पिता को उन बच्चों से लगाव नहीं है। तो मैम यही तो बात है, जैसे आपने प्रेशर किया उन महिलाओं को कि एटलीस्ट तुम्हें अपने बच्चे के पिता का नाम पता होना चाहिए। चलिए, उन्होंने आपकी बात मान के इस बात पे जोर भी दिया और इसको फॉलो भी किया, लेकिन जो पिता है उसका तो कोई लगाव है नहीं। तो एक्चुअली इससे उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा? देखिए लाइफ पे ये इफेक्ट तो पड़ता है कि शुरू में बच्चा पूछे। उसका फिर हमारे पास दूसरा रास्ता था कि हमने तो जैसे एक बिल्कुल अपना दिमाग और दिल बंद कर दिया और हाथ खाली कर दिया कि अभी तो जहां से पैसा आएगा हम वहां से लेंगे, लोगों से मांगेंगे, एक बच्चे का एडमिशन और दी बेस्ट स्कूल में करेंगे, जहां हमसे सवाल ना पूछे जाए, जहां ये ना पूछे, ये बच्चा ना पूछे मेरे पिता क्यों नहीं आए, और जैसे ही समझ की उम्र में आए इसको बता दिया जाए कि तुम्हारे पिता नहीं है, ये छोड़ गए हमको,
ओके, तो आई बिलीव इससे जो महिला है उसके लिए कम, लेकिन जो बच्चा है हाँ। उसके जो मेंटालिटी है, हाँ। इमोशनल कनेक्शन है, उसके ऊपर फर्क ज्यादा पड़ा है ज्यादा पड़ा। कि जब वो बच्चा शुरुआत में एडमिशन लेने कहीं स्कूल में जा रहा है हाँ। तो उसकी क्लास के बच्चे या दूसरे लोग उसे बुली ना करे, बोलिए। ये बोल के कि इसको इसके पिता का नाम नहीं मालूम है। बहुत बार ऐसा हुआ कि जैसे एक बच्चे का मैं एडमिशन कराने गई और वो शहर का बेस्ट स्कूल है, क्योंकि हमें हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए थी अब। और हमने सोच लिया था कि नहीं, बच्चा शाम को वापस नहीं आएगा यहाँ। क्योंकि मैंने एक बच्चे को देखा कि वो शाम को, मैंने देखा कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन वो अगर घर में तो वो तो वही गालियां दे रहा है जो वहाँ कस्टमर आके दे रहे हैं, जो वो औरतें देती हैं एक दूसरे को, वही गालियां वो दे रहा है। और वो माँ उसकी कह रही है कि तो लगातार फेल हो रहा है, क्या फायदा, मैं इतना पैसा खर्च कर रही हूँ आपके कहने से। तो फिर हमें लगा कि नहीं, हॉस्टल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे भी कराएंगे। जब हमने जितने भी जिन कॉलेजेस में हॉस्टल्स थे, कुछ को बताया, कुछ को पर्सनल, छोटा शहर है, जल्दी लोगों की एक दूसरे से मुलाकात भी रहती है, तो हो गया। हम एक बच्चे का एडमिशन कराने गए, उन्होंने कहा ठीक है करा दो। जो रिसेप्शन में बैठे थे जो सज्जन, उन्होंने लिखना शुरू किया, तो हमने बच्चे का नाम लिखाया। बच्चे का नाम किसी और धर्म का था। फिर माँ का कॉलम आया, माँ ने थोड़ी वो घबराई, मैंने कहा कोई बात नहीं, माँ का ये, वो हिंदू थी, लिखो। उसने एक बार देखा, फिर हमने कहा भाई सवाल नहीं है, लो मैरिज इनकी, बात खत्म। और वो नहीं है अब इसके साथ, जाके दूसरी शादी कर ली, क्या कर सकते हैं, छुपा दी हमने वो बात। लेकिन फिर हमें लगा कि ये भी खराब हो रहा है। फिर हमने तमाम मैनेजमेंट से और लोगों से, अपने जानकारों से, कि भैया आइडेंटिटी डिस्क्लोज मत करना, कभी भी इन बच्चों, मुझसे मत पूछना कौन सा बच्चा है वहाँ पढ़ रहा है, मैं आऊंगी एडमिशन कराऊंगी चली जाऊंगी। और धीरे धीरे मैंने अपना चेहरा भी छुपाना शुरू किया, क्योंकि मेरा चेहरा उनके लिए एक मोहर था जी। कि वो वहाँ का बच्चा होगा। फिर मैंने बंद कर दिया अपना, मैं किसी को भी भेजती, साहब से भेजूं, कहीं से भेजूं, जानकार लोग, मेरे इंटरनेट भी बच्चे होते हैं और दूसरे भी होते हैं, वॉलंटियर भी करते हैं हमको, तो मैं उनसे कहती जाओ एडमिशन कर दो, जो बच्चे का नाम है, जो पिता का है, जो माँ का है, वो लिखाओ। वो ठीक धीरे से, हम साल के साल बच्चे को माँ से फोन पे तो बात करा देते हैं, मिलने की हम नहीं करते कोशिश। माँ को भी समझा देते हैं बेटा सुरक्षित पढ़ रही है तुम्हारी बच्ची, ये बच्चा, अब उस पर ध्यान मत दो, वो कुछ बनेगी तो तुम अपने आप ले जाएगी। जी जी जी। मेरा अगला सवाल जो आपसे है, अगर कोई लड़की इस प्रोस्टिट्यूशन में फंस गई है, बिकॉज मुझे लगता है कोई अपनी मर्जी से तो ये काम करता नहीं है, कोई नहीं करता, तो अगर कोई इस लड़की जगह पे नहीं करता, एग्जैक्टली इस जगह पे Exactly. नहीं करता, तो अगर कोई लड़की इस प्रोस्टिट्यूशन में फंस गई है तो वो चाह के भी इस दलदल से बाहर कैसे नहीं निकल पाती? कहने का मतलब कि क्या मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसे पता ही ये काम गलत है, उसे पता है मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, लेकिन किस कारण से वो नहीं निकल पाती? क्या डर है, लगता है उसको बाहर निकलने में? क्या गरीबी का एक मन में भय रहता है कि मेरी गरीबी मुझे यहाँ से नहीं निकलने दे रही, या कुछ और वजह है? रीजन क्या है कि चाह के भी बहुत सारी लड़कियां इस दलदल से नहीं निकल पाती? देखो पहली बात तो ये है कि उस नर्क से बेहतर बाहर की गरीबी, भुखमरी है। मैम आई बिलीव इट, मैं मुझे लगता है ये, हाँ, तो यही मेरी समझ में नहीं आया कि वो निकल क्यों नहीं पा रही। लेकिन इसका दूसरा पहलू आप देखिए कि भाई आपने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, और पुलिस तो जब चाहे जब किसी को उठाकर अंदर डाल दे। जी। आपको डिटेंशन में कर दिया, आप उन सड़ी हुई जगह में हवालात में डाल दिए, आप कितने बड़े आदमी हो, कैसे निकलेंगे? अब लाख गुहार करें, मैंने कुछ नहीं किया, 10-20 डंडे तो आपके आते जाते मार ही देंगे। तो मैम एक बात बताइए ना, अगर वो थाने में बंद, कम नहीं है। मैं समझ गया, अगर पुलिस उनको उठा के ले जाती है, मैम इतना देखिए, उस नरक से अच्छा तो पुलिस स्टेशन है, कम से कम बंद रखेंगे, और बंद करेंगे तो जुडिशियल कस्टडी में लेके जाएंगे। तो वहां कहाँ जाएंगी वो, कैसे जाएंगी पुलिस तक? पुलिस तो खुद ही है वहां, कैसे जाएंगी बताइए, कैसे जाएंगी? जब पुलिस पिकेट वहां है, सीओ ऑफिस वहां है, तो फिर वो किसके पास जाए? मैं कभी भी कोई रेस्क्यू किया बिना पुलिस की किया, फायर ने पुलिस को बुलाया जब तक लड़की निकाल चुकी है, क्योंकि अगर मैंने जगह बता दी, वो हो गया, तो लड़की का पता भी नहीं मिलेगा मुझे। तो मैम एक जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि ठीक है, हम गरीबी को तो हटा देते हैं कि ये तो कोई रीजन हो नहीं सकता, डर एक रीजन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली डर एक रीजन हो सकता है, तो ये पुलिस का डर है? नहीं नहीं, वो हिरासत है, कैसे उतरेंगी, कैसे नीचे उतरेंगी? उनके तो कौन कौन नहीं है, स्टेक होल्डर्स कौन नहीं है? नीचे बैठे दुकानदार, राह चलते वेंडर्स, या आपके ठेले वाले, रिक्शा वाले, ये सब ऊपर वालों के स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब उनके हितग्राही हैं।
तो एक लड़की भागेगी तो हम्म, 36 जगह से फोन मालकिन के पास जाएगा, भाग रही है, पकड़ ली हमने, ले जाओ। तो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार अगर कोई लड़की अपने जरिए खुद भागने की कोशिश करती है तो वो सीढ़ियों से उतर भी नहीं पाएगी और उससे पहले मालिकों के पास फोन चला जाएगा। मैंने एक तो जगह कहा भी है कि शुरू से कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि मुझे शायद भगवान खींच खींच के वहां भेज रहे थे, हर हालत में। मेरा घर वहां 2 कदम पे, मेरा बाजार वही निकलने का, मेरा स्कूल वही। तो मुझे बहुत छोटेपन से याद है कि मैं स्कूल जा रही हूँ और नहीं बाजार ही जा रही थी किसी के साथ, शायद मम्मी रही होंगी या जो भी। तो ऐसे शोर मच रहा था कि कुछ हुआ है। तभी हम देखते ऊपर देखा, ऊपर देखने की अनुमति तो नहीं, तो एक लड़की, मुझे आज भी ऐसे कैसे याद है, मैं बहुत छोटी थी, मुश्किल से मुझे 8-9 साल की रही होंगी, कि उसने हरे रंग का एक साया पहना हुआ, ऊपर एक ब्लाउज पहना हुआ और कुछ नहीं था, और वो ऊपर से टीन पे कूदी, नीचे टीन होती है, और 2 मंजिल से टीन पे कूदी है, जो नीचे टीन दुकानदारों के सामने जी जी होती है आके, हाँ उस पे कूदी है। फिर उठी किसी तरह से लंगड़ाते हुए, फिर नीचे कूदी, कूद के और वो भागी। वो भाग रही है, बाजार में हफरा तफरी मच रही है और वो किसी जगह को निकल गई। इस बीच किसी, बहुत भले लोग भी होते हैं, हम्म, किसी भले आदमी ने उसको वहां के किसी एक मौजिज आदमी के पास पहुंचा दिया। वो उतरती है अफरा तफरी में मालकिन, लड़की उतरी है, लड़की गिरी है, लड़की गिर गई, मेरी लड़की गिर गई, उतरी नहीं कह रही, गिर गई है मेरी। और वो पूरा प्रकरण हमने देखा कि जैसे दिमाग दिलों में पस्त हो गया बिल्कुल। तो वो किसी ने नहीं बताया उसको, सब कहा इधर गई है, इधर गई है, 4 रास्ते बता दिए, मगर वो रास्ता नहीं बताया। अच्छा बच्ची मुंबई की थी, बच गई, है ना। वो बड़े लोग थे, हम तो खैर नादान उसमें बच्चे थे, जिक्र भी हमारे सामने नहीं होता था। तो मैं उसी वक्त से ये मन में आ गई थी कि तो भाग ही नहीं सकती, कि कैसे 100 सवाल हम अपनी माँ को पूछे होंगे, ये कैसे क्यों नहीं भाग सकी, और आ गई तो क्या बात हो गई, अपने घर क्यों नहीं जा सकती है। तो वो तो सवाल बराबर उनके लिए खड़ा है, भाग तो सकती ही नहीं है। वो जाना नहीं चाहती, ये सवाल नहीं है, वो भाग नहीं सकती, सवाल ये है, नहीं भाग सकती। और एक समय फिर वो आ जाता है कि जो समाज का एक जो और है वो उनको खतरनाक हो जाता है उनके लिए। नहीं, तुम समाज लायक नहीं हो, समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है, कानून में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। कहाँ है, कौन स्वीकार कर रहा है उनको, कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। कानूनी पहलू देखो कि उनके लिए आईटीपी एक्ट बना हुआ है, उनकी सुरक्षा, उनके पुनर्वास, उनके उद्धार, उनकी सब चीज के लिए बना, उनके उद्धार अधिकारी बने हुए हैं। कौन करता है, लोग जानते नहीं कि उद्धार अधिकारी जैसा पद होता है। हाँ मैम, सच्चाई है ये, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है रेस्क्यू कि रेस्क्यू ऑफिसर होता है। अच्छी खासी तनख्वाह लेता है, सरकारी नौकर होता है, नहीं है तो मैम वो करते क्या फिर सरकारी तनख्वाह लेके? कुछ नहीं। वो करता है हम जैसे लोगों पे मुकदमे, हम जैसे लोगों से झगड़े, और हम जैसे लोगों को लगातार धमकाना, उनका काम केवल ये होता है। रेस्क्यू ऑफिसर्स का? रेस्क्यू ऑफिसर्स की ये हालत है। अब भले ही वो उसके बाद किसी भी हालात में हो, कुछ भी हो, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं, लेकिन वो उनका काम होता है। तो मैम जो चीज आप देख पाती हैं उनके पास तो कानूनी पावर भी है, ये क्या तो वो सवाल लोग से करते क्या वो लोग नहीं देख पाते इन चीजों को? हम तो देखना नहीं चाहते। आपकी मानसिकता होनी चाहिए ना। आप क्या समझते हैं, इतना टूटे फूटे, इतने मुकदमे हुए हम पे, तो ये मानसिकता थी, कितना और मजबूत हुए। अभी ताजा ताजा मैं कुछ झेल रही हूँ, बिल्कुल 1-2 दिन में, लेकिन मैं उससे और मजबूत होती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि लोगों के मर्म पे चोट हो रही है, तभी वो कर रहे हैं। और जब आपके मर्म पे चोट होगी, दिल पे चोट होगी, तभी आप उस बात का विरोध करने के सामने आएंगे, तब आप उसे सुनने को तैयार हो। लोग सुनने को तैयार नहीं होते कि ऐसा है, कहने को तैयार तो बहुत बड़ी बात है, लोग सुनने को तैयार नहीं। मैम ये तो सच है, ये तो एक टैबू है। आप विश्वास करिए, समाज का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे इस समस्या के बारे में पता ना हो। हाँ। लेकिन हम लोग अपने घरों में बैठ के बात तो छोड़ दिए, सुन नहीं सकते हम। सुन नहीं सकते। मैं खुद अपने घर की बात कह रही हूँ कि मैं तो उस जगह पे, भाई मेरे केवल एक आड़ी सड़क है और उसके जस्ट बाद मेरा घर शुरू होता है, मेरा मायका। तो कभी मेरे घर में ये बात नहीं हुई। सिवाय इस बात ये जो आप अपने घर की बात कर रही हैं, ये मेरठ की बात कर रही हैं? मेरठ की मैं बात कर रही हूँ कि जब कहें तो बस एक ही बात थी कि ऊपर नहीं देखना, बस जब कबाड़ी बाजार से निकलो तो ऊपर नहीं देखना, कबाड़ी बाजार? कबाड़ी बाजार से ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना। 100 हिदायतें हर लड़की को, मुझे ही नहीं, मैं तो आज इस उम्र के दौर में हूँ, लेकिन आज भी जो बच्चे वहां के हैं जो उधर से जाए, ऊपर मत देखना बेटा। आज भी मैम ऐसा नहीं, कुछ? अभी तो 2018 में हाई कोर्ट से उसको डिमोलिश किया गया, पर हम तो उसके विरोध कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ भी अपील कर रहे हैं। आप डिमोलिश का ही विरोध कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। आपने क्या किया, एक बात बताइए, आपके घर की नाली गंदी हो रही हो, आप उसका कूड़ा निकालें और बाहर फेंक दें, तो कूड़ा बाहर फेंक, इधर उधर उड़ेगा ना, सूखने के बाद जी। दूसरे घरों में जाएगा।
ऐतराज भी करेंगे इधर उधर वाले। तो वही तो किया हमने, मांग की थी कि उनका पुनर्वास करो, उनको निकालो तो वहां से, लेकिन उनको रोजी रोटी का साधन करो उनका। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हुए थे कि इनका ये यहीं के नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए एक कलकत्ता सोनागाछी में एक हत्या हुई, सेक्स वर्कर की हत्या हुई। तो वो जो करके गया और उसने इतना ब्रूटली मारा उसको कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने तो अब ये देखिए, आप हाँ, बता रही हैं ब्रूटली मारा, हाँ, लेकिन हम जैसे लोगों ने तो शायद ये स्टोरी सुनी भी नहीं है। सुनी भी नहीं, ब्रूटली मारा। तो उस महिला ने बहुत हिम्मत की, जो मालकिन थी, उसने मुकदमा लिखाया उस आदमी के खिलाफ। और इसलिए मारा, जैसे आपने अगर किसी ने भी गंगूबाई देखी हो तो उसमें एक घटना होती है कि वो एक आदमी आता है, वो केवल सडिस्ट है। अच्छा। वो मारता है पहले, बाद में उसके साथ कुछ करेगा पहले, और इस कदर मारेगा कि वो लहूलुहान हो जाए। तो ये जो स्थिति है वहां उस औरत की हुई, उसको उसने पीट पीट के मार दिया अंदर कमरे के। उसके बाद उस महिला ने उनकी रिपोर्ट लिखाई, नहीं सुनाई गई, वो सब जगह गई, हर जगह हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस, ये ब्रोथल की मालकिन ने रिपोर्ट, मालकिन ने लिखाई। हाँ बिल्कुल, उसकी किसी लड़की को मारोगे तो उसको करना चाहिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। और तमाम सरकारों को, हर स्टेट की सरकार को ये कहा गया कि 2-2 सॉलिसिटर जनरल अपने भेजे और वो उनके साथ मीटिंग अरेंज करेंगे और तय किया जाएगा कि इन ब्रॉथल्स में कैसे आजादी हो और कैसे इनका पुनर्वास किया जाए। हुए सब जगह से 2-2 सॉलिसिटर जनरल। मैम क्या गवर्नमेंट को पता है कि ये ब्रोथल कहाँ कहाँ चल रहे हैं? सब नहीं, क्यों नहीं पता भाई, आइडेंटिफाइड है रेड लाइट एरियाज, क्यों नहीं पता है? ये आइडेंटिफाइड है रेड लाइट एरिया, बिल्कुल। जब उनको देखिए, वो तो रेड लाइट एरिया है ना, रेड लाइट एरिया का भी अर्थ बता दूंगी ना आपको। तो वो महिला ने किया, सॉलिसिटर जनरल्स गए हर स्टेट से और चले आए। उसके बाद फिर उस महिला ने पूछा अभी क्या हुआ, तो उसका ये हुआ कि हर स्टेट से ये चला गया कि हमने अपने यहाँ से सब जिले के डीएम्स ने लिख के भेजा कि हमारे यहाँ तो खत्म हो गया, जहां भी था, जहां भी आइडेंटिफाइड था या किस तरह का ब्रोथल्स खत्म हो गए। हाँ, वहां ब्रोथल खत्म, वहां ही नहीं, अब वेश्यावृत्ति नहीं होती वहां। तो क्या किसी ने पूछा नहीं, ब्रोथल खत्म तो हो गए लेकिन कैसे हो गए? वहां पे जो महिलाएं थी वो गई कहाँ? नहीं हुआ, हमसे मांगा गया कि हमें कुछ ऐसी महिलाओं के दे दो कि जो अब तक इस वर्क में थी, जस्ट बिकॉज वो प्रूफ इकट्ठे कर सके। हाँ किए, हमने दिए उनको। मैंने कहा क्या करोगे, बोले इनके लिए कुछ पुनर्वास की योजनाएं बन रही, हमने वो दे दी, उन्होंने वही लगा के ऊपर भेज दिया कि अच्छा, यानी आप लोगों से जो सोसाइटी में सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं, हाँ उनसे लिए, जो काम आप लोगों ने किया, आप ही लोगों की रिपोर्ट्स उन लोगों ने लगा दी, हाँ, क्या हो गया, और पुनर्वास, ये दिखा दिया कि हम लोगों ने पुनर्वास करा दिया। और उसके बाद तो मुझे ये भी शक हुआ कि क्योंकि काफी सारा हमारा अखबारों में छप जाता है कि भाई निकाली जब लड़की तो कई दिन अखबार में चलती रहती है, और हमेशा मीडिया ने मेरा साथ दिया, मैं थैंक करती हूँ मीडिया को, हमेशा बहुत साथ दिया। तो उस शायद वो कटिंग्स भी उन्होंने लगाई, मुझे ये लगा। मैम ये तो बहुत पथेटिक काम है। देखिए उसके बाद क्या होता है कि वो तो है वही काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि भाई होगा, जब इतने बड़े लोग कह रहे हैं, प्रूफ दिए हैं उन्होंने। अब उसके बाद में इसके लिए किसी ने सस्ती लोकप्रियता भी लोग पाने को करते हैं। भाई आप किसी का काम छीन के, आप चोर को भी तो जेल इसलिए भेजते हैं कि उसका पुनर्वास हो, वो चोरी छोड़ दे। तो इनका आपने क्या किया, ना तो इनको हटाया, ना इनको जेल भेजा, ना इनका कुछ किया। वो कोई सज्जन आते हैं और अपने आप को प्रूव करके, एडवोकेट या जो भी कुछ रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, वो हाईकोर्ट में रिट दायर करते हैं, इनको हटा दे, इनके परमिशन से हटा देगा, जबकि कानूनन ये गैर कानूनी था, क्योंकि किसी के परमिशन से आप नहीं हटा सकते अगर वो उसकी मालिक है। आप ये तो उसको चेतावनी दे सकते हैं कि आप ये कोई ऐसा गलत काम अपने प्रेमाइसेस में गलत काम नहीं करेंगे, है ना, ये तो करेंगे। लेकिन वो नहीं हुआ, आनंद फानंद में रातों रात सील लगे, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके ये सब मारे मारे रोते रहे और सब निकाल के उनको बाहर कर दिया। ये तो अच्छा है कि जो मालकिन है उन्होंने सबने अपने मकान बना रखे हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं, जो उनके पास लड़कियां रह रही हैं, वो क्या करेंगी? मालकिन उन्होंने भी शेल्टर दिया होगा, 100% दिया होगा। तो अब वो उसके बाद मोहल्लों में है, क्या रह रही है। मैम ये तो और खराब हो गया, और अलार्मिंग है ये, क्योंकि बिल्कुल। उसके बाद मैंने एक लड़की निकाल के दी पुलिस को 17 दिन हो चुके थे और उनसे एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही थी। मैम जब एक आइडेंटिफाइड जगह है, जब वहां से आप नहीं कर पा रहे उनका कुछ, तो अनआइडेंटिफाइड जगह पे जब ये हो जाएगा तो फिर कैसे आप रोकेंगे इसको? उसका ये हुआ कि जब 17 दिन हो गए और रोज धरने प्रदर्शन हो रहे, हम कोई दखल नहीं देते, करो, जिनकी लड़की गायब है वो जाने, हमने कोई दखल नहीं दिया। अल्टीमेटली हमारे पास उस लड़की का मामा आता है और वो कहता है कि अब आप हमें किसी भी तरह से, ये हमें लग रहा है
कि कहीं लड़की ऐसी जगह है कि नहीं मिल रही है, कुछ मदद कर दो, पुलिस से कहो, कुछ कहो। मैंने कहा कुछ सीसीटीवी कैमरे निकलवाए जब वो घर से निकली। मैम कब की बात है ये अभी है शायद 19 की है, 2019 की? हाँ, क्योंकि 18 में डिमोलिश हुआ, उसके बाद की बात है। उन्होंने कहा कि 24 कैमरे की हमने फुटेज निकलवाई। एंड आई एम सॉरी, हम ये मेरठ की बात कर रहे हैं, कबाड़ी बाजार की। हाँ हाँ हाँ, ये फिर हम मोहल्ले की बात कर रहे हैं। कबाड़ी बाजार तो डिमोलिश हुआ, कबाड़ी बाजार डिमोलिश हुआ, हाँ, उसके बाद मोहल्ले की बात मोहल्ले कर रहे की हैं बात कर रहे हैं। तो वो हमने कहा हमें भी दिखा दो। हमने बैठ के वो देखना शुरू करा। तो मेरी एक साथी भी है, बाहर भी है, वो मैंने थोड़ी देर उसे दे दिया, मैं किसी काम में लगा, मैंने कहा तू थोड़े सारे कैमरे देख। वो चेक किए तो उसने मुझे एकदम टोक के कहा कि मैम मुझे बात करनी है 2 मिनट। मैं सबको बाहर भेजा, मैं देखो ये रही लड़की। तो लड़की हम पहचानते नहीं थे। मैंने कहा हम तो पहचानते नहीं, ये कैसे पता? 14 साल की लड़की। बोले आगे ये है और पीछे वो है। तो महिलाएं थी, तो उसी एरिया की थी जो घरों में रहती हैं, एक आगे थी एक पीछे थी। और हम देखते उसको पूरा फुटेज को कि वो उसने फोन किया, यहाँ से लड़की ने जीन्स में से निकाला, उठाया, 1 सेकंड बात हुई, कट गया। मैम फोन किसने किया? जो लड़की है जो 14 साल की या जो महिला है? जो महिला थी। अच्छा अच्छा। और फिर उसी महिला ने पीछे वाली को किया, जो हम आइडिया लगा रहे हैं। आज तो है नहीं। फिर उसने भी उठाया, उसने फोन उठाया 1 सेकंड में, और वो 1 सेकंड में ही तीनों अलग अलग, ये मुश्किल से 5 या 10 सेकंड की फुटेज है। अच्छा। हाँ, और वो अलग अलग गली में निकल गई। वो सब दिल्ली रोड पे निकल जाता है रास्ता। हमने कहा ढूंढ लो और निकालो, और फुटेज निकाली और है? फुटेज निकालो, मेन रोड पे आ जाओ। तो पक्का उसकी मामा ने देखा, हाँ यही तो हमारी बहन जी। तो मैं कहा, उसके बाद देखो आप सारी फुटेज निकालो, जहां तक वो जा सकते थे वहां तक फुटेज देखी। तो एक जगह तो लड़की जाती हुई दिखी है, थोड़ी दूर को, फिर कोई नहीं दिखा, क्योंकि इतना अंदर गलियां हैं, पुराने शहर है, पुराने मोहल्ले, नहीं दिखी। तो हमने कहा अभी चलो, फिर हमसे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कैसे होगा। मैंने वो जो आगे महिला थी उसका फोन मिलाया। मैंने कहा कहाँ है भाई? उन्होंने कहा दीदी मैं तो घर आई हुई हूँ। मैंने कहा घर क्यों आई हुई है? तू तो कह रही थी कि इस मामले में मेरी गवाही होनी है, जैसे हमने कोई मुकदमे करा रखे होंगे। मैंने कहा गवाही होनी है, और तू मेरी उसका भी कह रही थी, वॉलंटियर का, उसकी गवाही भी होनी है। बोली हाँ दीदी होनी तो है। मैंने कहा पर परसों तो तू आई थी। बोला नहीं मैं तो नहीं आई। अरे मुझे तो लगा, मैंने कहा तू आई थी परसों पड़ले दिन। नहीं नहीं मैं नहीं आई, मैं तो 10-15 दिन हो गए मुझे। वो पुख्ता हो गई, इसका मतलब 10-15 दिन बाद वो पहले आई थी। लड़की को 17 दिन हो चुके थे घर। हमने कहा अब कहाँ है? घर पे हूँ। मैंने कहा सब कब आएगी? तो उसने एक डेट दी मुझे कि ये मेरी डेट लग रही है, आप उसमें मेरी प्लीज गवाही करा दो। मैं करा दो, चलो। मैंने कह के फोन काट दिया। तो जो सज्जन थे हमारे पास, अधिकारी पुलिस के, वो बोले कि मैडम आपने एड्रेस तो पूछा ही नहीं उसका। मैंने कहा सर मैं आपको कह नहीं सकती ना पलट के कुछ भी, लेकिन आप इतना तो समझ लें कि जब मैं ये कह रही हूँ कि मुकदमे में तारीख है, मैं उस पर गवाही करा दूंगी, तो तू आ जा। तो मुकदमा तो कहीं लिखा गया होगा, ऑब्वियसली बात है, वहां उसका एड्रेस तो होगा। हाँ। अब मैं एड्रेस पूछूंगी तो मुझसे सवाल नहीं करेगी क्या? और वो ये नहीं पूछेगी कि वो उसे तो शक हो जाएगा। शक हो जाएगा उसे तो तुरंत। उनका वो सॉरी खैर एड्रेस निकाल, हमने दे दिया, तो ये लो एड्रेस उसका निकाल के, क्योंकि मुकदमे की कापी तो हमारे पास भी थी। तो दे दिया ये है, और आज ही भेज दो, क्योंकि अब मैंने बात की है वो संदेह में आ जाएगी। ये कल पूना जा सकती है बच्ची, भाग जाओ। उन्होंने खैर 5-6 अपने पुलिसकर्मियों की टीम बनाई और कहा उन्होंने कि भाई आप अपना एक बंदा भेज दें। मैंने कहा हम इससे उसमें नहीं पड़ते, आप जाओ, ये आपकी ड्यूटी है। लड़की मिल गई, टाइम से मिल गई। तो फिर उसका मुझे फोन आता, दीदी मुझे ही बता देती ऐसी। मैंने कहा तू मुझे बता के ले गई थी इस लड़की को कि मैं इसे लेके जा रही हूँ, अपहरण का मुकदमा लग रहा है, जेल जाएगी तू इसमें। पर वो पेरेंट्स तैयार नहीं हुए कि जी हमारी बदनामी हो जाएगी और हमारी लड़की मिल गई, हम तो इसी की आपका धन्यवाद करते हैं, बस हम चले जाएंगे गाँव अपने। गाँव चले गए वहां से। तो ये नतीजा ये हुआ है उस कमरों को बंद करने का। अभी कुछ महिलाओं ने जो रिट की हुई थी उस पर उनके जिनकी मिल्कियत है, जिनकी संपत्ति है, उनका खुल गया है, और इस उसके साथ हिदायत की कि आप कोई ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे, घर है तो घर की तरह रहिए। कुछ लोगों का ख्याल है। मैम ये जो सेक्स वर्क होता है, लोगों को इसके बारे में ऊपर से तो सब लोगों ने सुना है, लेकिन डेप्थ में किसी को पता नहीं है कि कितना ज्यादा एक पेन होता है इस काम में। तो अगर इस पेन को मैं आपके शब्दों में जानना चाहूं कि एक सेक्स वर्कर की जो लाइफ होती है, तो उसका अगर मैं दिन प्रतिदिन की बात करूं तो एक एक टिपिकल दिन कैसा होता है? उस टिपिकल दिन में उस जो सेक्स वर्कर होती है उसको कितने क्लाइंट्स हैंडल करने पड़ते हैं, और क्या उसके पास किसी भी क्लाइंट को ना कहने का अधिकार होता है?
देखिए दिनचर्या की अगर मैं बात कहूँ आपके से, वो उठती हैं 10-11 बजे और बेहाल होती हैं थकान से, सब चीज़ से, उठ के नहाना धोना। और मैंने पहले भी कहा है कहीं कि आपने देखा हो कि गंगूबाई जिसने भी देखी हो, वो चबूतरा एक बना होता है, तो कोई स्नान करने की जगह नहीं है, वहीं नहाएंगे आप। उसमें पर्दा तो दिखाया, वहाँ पर्दा भी नहीं है, तो वहीं नहाएंगे, वहीं आप। अच्छा, पर्दा तक नहीं होता वहां पे? नहीं, कुछ नहीं। जिस अलगनी पे आप कपड़े सुखाएंगे उसको टांग लो, साड़ी को, उसको पहनना है आपको या कपड़ा पहनना है, और आप नहा लो। अब उसके बाद में तैयार हो गए, एक सस्ता आपको बिल्कुल मेकअप लगाना है, पाउडर आपने बहुत सारा पोत लिया, और वो एक चमकी आती है, आंखों पे लगा ली, वही लिपस्टिक लग गई, वही आंखों के ऊपर लग गया, और आपका मेकअप हो गया। क्योंकि आपका वो तैयार हो गया, 12 बजे तक तो आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएगा, दिन के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे? हाँ जी, आना शुरू हो जाएंगे, और ये सिलसिला रात के 12 बजे तक चलता रहेगा। 10 से 15 कस्टमर तो मामूली बात है। एक महिला को 10 से 15 कस्टमर? नहीं तो रोटी कैसे खाएगी, कैसे खाएगी? मालकिन का देना है, किराया देना है, जो पिम्स है उनके, उनको देना है, पुलिस का देना है, किसका नहीं देना दिन भर में। और रोटी खानी है, बनती नहीं है वहां रोटी, बाहर से आती है, उसी चबूतरे पे बैठ के रोटी खाती है। जिस चबूतरे पे वो नहाती हैं वहीं मैंने ऐसी बच्ची को देखा कि मेरा दिल दहल गया, वो वहां दाल चावल खा रही है, और चबूतरे पे? हाँ, मतलब स्टूल पड़ा है और उसने ऐसे पैर कर रखे हैं और ऐसे बैठे खा रही है। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मैंने चबूतरे को देखा तो वहीं वो गुटके थूक रखे हैं, वैसे थूक रखा है, और यूज्ड नॉर्म्स फेंक रखे हैं, वो बच्ची वहां खा रही है। मैंने उसका, बेटा यहाँ मत खाओ, तो बहुत गंदा है, इधर आ जाओ। उसने देखा, मालकिन को देखा, बस कोई जवाब नहीं, उसके बाद जवाब देने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, वो बच्ची बोल तक नहीं पाई? नहीं, कुछ नहीं कहा, बस उसने मुझे देख के इधर को, उसको देखा, इसको देखा, फिर बस इधर को यूं होके थोड़ा, फिर खाने लगी कि जैसे पेट भरना है, बस पेट भर जाए। कोई इंटरेस्ट उसके चेहरे पे नहीं दिख रहा था कि कुछ तसल्ली से खा रही है, कुछ बन रहा है जो इसको अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं था, कोई तसल्ली नहीं थी। क्योंकि मतलब इंतजार है, कस्टमर आ सकता है, शरीर थका हुआ है, वो डिनाई कर रहा है, ना कहने की तो कोई जगह ही नहीं है। तो ना ना नहीं कह सकते वो लोग? कहेंगी तो रोटी कैसे खाएंगी, बच्चा है तो उसे दूध कैसे पिलाएंगी। और मैम, ये जो कस्टमर 10 से 15 आते हैं, ये 10 से 15 कस्टमर जो आते हैं, ये कितना, क्या पे करते हैं इन महिलाओं को? बस 250 से 300, मुश्किल से, 250 से 300? मुश्किल से। कम भी होते हैं, जब थोड़ी उम्र दराज हो गई या थोड़ा सांवला रंग हो गया तो और भी कम है उसका। उससे जिसके पास कस्टमर आ ही नहीं रहे, तो फिर वो ये कर लेती है कि चलो कोई 100-150 भी दे रहा है तो पेट भर जाएगा शाम को। वो अलग दुनिया है, उस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। एक औरत होने के नाते मैं शर्मिंदा हूँ, हमेशा शर्मिंदा रही, और शायद ये शर्मिंदगी मेरे साथ जीवन भर जाएगी। पर मैं यही सोचती हूँ कि दुनिया, पीयूष मिश्रा की एक मुझे बात याद आती है कि वो कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो इस दुनिया, और अब कुछ नहीं है। मतलब हालांकि इसके दूसरी भी चीजें हैं, अब स्वेच्छा से भी लोग कर रहे हैं, पर वहां नहीं, वो डिटेंशन में है, वो उस जगह है, वो उस हिरासत में है जहां से उनके लिए निकल पाना संभव ही नहीं है। बात केवल मेरठ की नहीं है, मेरठ छोटा एरिया है, कोर्ट ने डिमोलिश कर दिया। क्या हिम्मत कर रहा है कोई कि जीबी रोड करा दे? कोई हिम्मत कर रहा है सोनागाछी को बंद करा दे, कमाटीपुरा को बंद करा दे? कोई भी नहीं करता है। कोई ऐसा नहीं करता है जिसको ये दिखे जी ये सॉफ्ट टारगेट है, वहां जाते हैं लोग, इससे आने में। लोगों ने मुझे कहा कि आप जीबी रोड नहीं करती, आप वहां नहीं करती। मेरे पे अपना घर साफ नहीं हो रहा, सही बात है। मैं कैसे दूसरे का घर जाके कर दूं? मेरे घर में पसार रहे हैं ये पैर, कैसे उम्मीद करूं कि जो लड़कियां यहाँ से हट गई वो अब नहीं है इस धंधे में? हाँ, ये तो कोई नहीं क्योंकि बोल हमने तो कोई उनका पुनर्वास किया नहीं, बिल्कुल। कोई उनको पैसा दिया नहीं, तो फिर वो क्या कर रही है? इतने होटल्स की एक चेन खुल रही है, एक प्रसिद्ध होटल की चेन है कि जो 2 कमरे भी हैं किसी घर में, तो वो भी वहां होटल का बोर्ड लगा है, आपको कुछ भी नहीं करना। आप घंटे भर के हिसाब से बुक हो रहे हैं, आए दिन छापे भी पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है।
आपके क्लब्स चल रहे हैं जिनमें कपल पार्टीज चल रही हैं बड़े शहरों में। मेरा शहर तो भी अछूता है इस सबसे, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत पहले, अरसे पहले, वाइफ स्वैपिंग का मामला भी हमारे सामने आया उस मेरे छोटे से शहर में। और सच तो यह है कि लोग पूछते हैं कि आप इतने दिन तक सरवाइव कैसे कर पाई। शायद मैं अभी तक भी अपने शहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और चाहती हूँ कि ये जैसा था, जैसा रामायण कालीन, जैसा महाभारत कालीन, ये वैसा ही रहे, इसकी ऐतिहासिकता खत्म ना हो। मैम, मुझे नहीं मालूम ये मेरा सवाल कितना सही होगा या कितना गलत होगा। जैसे आपने बताया कि एक सेक्स वर्कर को डेली लाइफ में डेली 10 से 15 कस्टमर हैंडल करने पड़ते हैं। आपने बताया ऑन एन एवरेज 300-350 रुपए करीब वो देगी जाती है। कम ही कम है 300 रुपए मान के बस। मैम, अगर वो 15 कस्टमर, बहुत खराब लग रहा है मुझे, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को ये समझाना चाहता हूँ। मैम, अगर वो 15 कस्टमर भी एक औरत हैंडल करती है तो 4,500 रुपये एक दिन का हो जाता है उसका। और जैसे आपने बताया, ना कहने का हक तो यहाँ पे किसी को होता ही नहीं है। मंथली अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 1.25 लाख के आसपास उनका इनकम होता है। हाँ। तो मैम, एक महिला अगर ये 1.25 लाख रुपए कमा रही है तो क्या ये, मतलब 1.25 लाख रुपए इज अ बिग अमाउंट। अगर मैं उसका बंटवारा बता दूं ना, देखिए 200 रुपये पर हेड जाएगा पुलिस को, पर हेड, और इसके अलावा 1500 रुपये मासिक। 1500 रुपये Total। किसका? मंथली? हाँ, 200 रुपये पर हेड के अलावा भी। वो किस चीज का है 1500 रुपये? ताकि आप चला, और मैं किस चीज का कहूँ बताइए आप, मैं किस चीज का कहूँ? ताकि आप खुला चलाते रहिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम कोई कानून का पालन नहीं करेंगे, हम कानून के पालन करने वाली एजेंसी ही नहीं है। अच्छा, तो काहे के लिए ले रहे हैं? ये सरकारी एजेंसियों को जाता है, पुलिस को जा रहा है, पुलिस को जा रहा है। पुलिस को जा रहा है। और जो रेस्क्यू ऑफिसर उधर देखता भी नहीं है, उसको नहीं जा रहा है। और मैम, ये 200 रुपये जो ब्रॉथल की ओनर है उसको जा रहा है? पुलिस को जा रहा है। अच्छा, 200 रुपये भी पर डे पुलिस को जा रहा 200 है? रुपये पुलिस को जा रहा है। 200 रुपये किराया देना है उस लड़की को, मालकिन को 400 रुपये। 400 रुपये। और इसके अलावा अगर आपने 250 रुपये लिए हैं तो उसमें से 100 रुपये आपके हैं, 150 रुपये मालकिन के हैं, क्योंकि आप उसका जो स्थान है उसे आप यूज कर रहे हैं, है ना। और आप जबरदस्ती यूज नहीं कर रहे हैं, आपसे जबरदस्ती यूज कराया जा रहा है, फिर भी आपसे पैसा लिया जा रहा है। और भूल से आपके बच्चा है तो आपको बच्चे से नहीं मिलना दिया जाएगा, बच्चे का भी पैसा आपको दे के मिलना पड़ेगा, 200 रुपये जब भी आपका मिलना हो वो देंगे आप। तो मैम, जो ये कभी कभी रोटी खाने को भी नहीं होता, और दूध बच्चा तो छीन ही लेते हैं, दूध पिलाने का तो मतलब ही नहीं। तो मैम, बच्चे कहाँ रहते हैं इनके? देखिए, हमारे पास एक जगह का नाम लिया गया था बहुत नजदीक में, लेकिन हम वहाँ ट्रेस नहीं कर पाए कभी, क्योंकि बच्चा यही ला के देते हैं हमें। जब भी हमने इन पे दबाव दिया और हमने जो रेस्क्यू की बच्ची, तो वो फिर कहती मेरा बच्चा इनके कब्जे में है, तो यही लोग लाए, हम नहीं इनके साथ। क्योंकि देखिए, हम अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास कोई पावर नहीं है, केवल मन है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनका बच्चा ला दो। अब वो जितनी देर में लाते हैं, जहां से भी लाते हैं। लेके आते हैं कौन मैम? ये उनके लोग। उनके लोग। एक बच्चे ने एक बार हमको किसी शहर का नाम लिया था पास के का, जब उसको लेके आई है, तो ये कहा था कि वहाँ रखा, वहाँ एक मामा था, और मामा बहुत मारता था, जब भी हम खाना मांगे तो मामा मारता था। और वो ऐसे है, ऐसे उन्हें जो उसका उलिया बताया, जिसे नेपाली है। तो मैम, ये ब्रॉथल्स तो बहुत सारे होते हैं, तो हर ब्रॉथल के बच्चे अलग अलग जगह रहते हैं या इन सबका एक ही जगह रहते हैं? वो सब क्या अलग, सबने अलग अलग। इसका बच्चा तो यहाँ नहीं आके रह सकता, कलकत्ता का बच्चा नहीं, मैं अभी अगर आपके शहर की बात करूं, मेरठ की ही बात करूं, वो सब वही। तो वहां पे अगर 40 ब्रॉथल्स हैं तो 40 के 40 ब्रॉथल्स के बच्चे एक ही जगह पे रहते हैं। एक ही जगह पे रहे। और जैसे ही थोड़ा बड़े हो जाते हैं और माँ को वहां पे 8-10 साल हो जाते हैं, फिर माँ के साथ रह सकते हैं। तो ये तो एक तरह से माँ की मजबूरी हो गई रहना। मैंने क्या कहा, क्योंकि अगर बच्चा ही नहीं रहेगा तो माँ बच्चे को छोड़ेगी कैसे? माँ हमेशा माँ होती है। मैं हूँ, कोई सामान्य औरत हो, भीख मांगने वाली हो, या फिर देह व्यापार करने वाली, माँ में कोई फर्क नहीं। उसके लिए अपना बच्चा सर्वोच्च है।
मैम एक सवाल और मेरे दिमाग में आया, क्या किसी सेक्स वर्कर ने अ, खुद को या अपनी बेटी को बचाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा होता है बेटी होती है, तो क्या किसी सेक्स वर्कर ने कभी खुद को या अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ के आपसे रिक्वेस्ट करी है कि मैम मुझे बचा लीजिए? हाँ मैम प्लीज वो एक्सपीरियंस शेयर देखिए, अगर। है तो थोड़ा कठिन मेरे लिए, पर महिला थी और बहुत मतलब बहुत छोटेपन में जब वो बच्ची थी उसकी, तो वो शायद आउटडेटेड हो गई, एक तरह से ये मान के चलिए। आउटडेटेड हो गई तो रह रही थी वहीं, रह वहीं रही थी ऊपर ही। तो जो आउटडेटेड महिलाएं होती हैं, जो मान लो थोड़ी बदसूरत, देखिए इतना ज्यादा काम करने पे एक औरत की खूबसूरती 25 से 30 साल तक वो जिंदा गोश्त की तरह इस्तेमाल होती है बस। इसके बाद उसकी उम्र रहती नहीं है इस काम के लिए, वो वहीं रहती है। तो वहां रहने में उसको बस इतना होता है कि कोई कस्टमर आया तो 5 रुपए उसको भी दे दिए उन लोगों ने निकाल के, तो दिन भर में उसने 100-50 रुपए वो कर लिए, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। इस बीच वो ऐसे में सोच के कि कोई ऐसा कस्टमर आ गया कि जिसे कोई और लड़की नहीं आ रही है, ये लड़की है नहीं, तो ऐसे में वो खुद भी कहीं ना कहीं चली जाती है, कुछ समय और कट जाता है, ऐसे में ही वो HIV पॉजिटिव हो जाती है और धक्के मार के वो तो नीचे गई। फिर उसका कुछ नहीं, लेकिन चूंकि उसकी बच्ची वहां थी, उनको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था। अच्छा, उन्होंने जो ब्रॉथल हाँ, के ओनर हैं उन्होंने उस महिला को हाँ जैसे एक एक पता लगा, एक उम्र निकल जाती है तो उसके बाद उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया निकाल दिया, और वो HIV पॉजिटिव हो गई थी और वो महिला HIV हाँ, पॉजिटिव थी। हाँ। तो और पूरा उसने अपना समय नहीं छोड़ा, उसने अपने वो जगह नहीं छोड़ी, अच्छा, वो बाहर निकलने के बाद भी हाँ, वो वहां से हटी नहीं? हटी नहीं, रीजन मैम उसके पीछे? क्योंकि उसकी बच्ची थी वहां पे। अच्छा, उन्होंने उसकी बच्ची को रख हाँ, रखा था वहां पे? वहीं भी रखा हुआ था। और बच्ची की एज क्या होगी? उस समय हुई थी 13-14 साल की, 13-14 छोटी साल की बच्ची को हाँ, हाँ, रख रखा था। हाँ। और किस, पैदा वहीं हुई थी वो बच्ची, अच्छा वो बच्ची पैदा भी वहीं हुई वहीं थी? हुई थी। तो लेकिन माँ जब इस स्थिति में हो गई, वो ये ज्यादातर क्या करती हैं कि जब लड़कियां इस तरह की, उनको बताती नहीं कि ये तुम्हारी माँ है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसको पता था कि ये मेरी माँ है बच्ची को। तो वो धंधे में डाल दी गई थी लड़की भी, फिर वो वहीं थी माँ, और घिसट रही थी, और बिल्कुल ऐसी स्थिति में हो गई थी कि अब चल भी नहीं पा रही थी। सामने चबूतरे होते हैं दुकानों के, उनके पास पड़ गई, किसी चाय वाले की उससे लग के सो गई सर्दियों में, इस तरह से वो सो गई थी। एक दिन किसी से उसने कहा, चूंकि मैं मेरे बालों से मुझे लोग वहां पहचानते हैं ज्यादा, जी। तो किसी से उसने कहा कि वो जो लाल बालों वाली मैडम है उनको बुला दो एक बार। अब चूंकि मेरा मायका पास है, तो ऐसा नहीं कोई दुकानदार मुझे नहीं जानता, और वैसे भी इतने बरस हो गए थे, सबके पास नंबर है, मैं अक्सर लगा भी देती हूँ कहीं ना कहीं अपने। तो उसने मुझे फोन किया कि हमारे यहाँ थोड़ा बीवी कहने का रिवाज है बहनों को, अच्छा। कि ये एक औरत है ऊपर की, वो मिलना चाह रही है। अच्छा जब आऊंगी मैं मिलूंगी, नहीं टाइम नहीं है, आ जाओ। तो मैं चली गई, बहुत बुरे हाल में थी। देख तो मैं उसे अक्सर ही रही थी, ये किस हालत में है, क्या है इसका, क्यों ये पड़ी रहती है, जिस चीज से पैसे मांगती रहती है, मुझे उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। पूछा भी नहीं मैंने, मैं अपनी गलती बताती हूँ, मुझे पूछा भी नहीं कभी। तो उसने बताया कि ये इसकी बेटी वहां है और इसका अंतिम समय है, ये चाहती है कि एक बार मुझे बेटी को बता। उसके लिए इसने फुटपाथ पे 10 साल काटे हैं। ये हम लोगों से भीख मांग मांग के, हमारी चाय पी के, हमारे भट्टी से लग के भरी सर्दियों में सो के। और उससे बड़ी बात क्या है कि ये हर महीने अस्पताल से दवाई लाती है, ये HIV पॉजिटिव है। अच्छा। हाँ, वहां दवाई मिलती है इनकी जो इस तरह हो जाए, और वैसे भी प्रिकॉशन के लिए ये वहां जाती है और वहां से दवाई लेके आती है। ये इसका जीवट है, और दवाई लेके वापस वहीं आती है, उसी हाँ, गंदगी में पड़ी रहती है वो, पड़ी रहती है, क्योंकि वो केवल उस बच्ची पर नजर रख रही है, अपनी बच्ची पे जो अपनी उन्होंने रख रखा है। रख रखा है। और बस उसने मुझसे उस समय हाथ पकड़ के ये कहा, मेरी बच्ची को निकाल दो। मैंने कहा वो तो निकल सकती थी, तेरी तो बेटी थी, तू भी तो वहीं रह रही थी, उसने तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। तो उसे नहीं पता, मुझे एक बार दिखवा दो उसे, उसे नहीं पता कि मैं उसकी माँ हूँ। बच्ची को ही नहीं पता कि वो हाँ, उसकी माँ है? वो माँ ऐसा सोच रही, अच्छा। बच्ची को पता था, हमें भी ये तब पता लगा। मैंने कहा मैं तो नहीं पहचानती तेरी लड़की को, और ऊपर जाके मैं अगर पूछूंगी तो वो तो बवाल कर देंगी, हाँ। और लड़की को इधर उधर कर देंगी। फिर बोली वो खड़ी होगी, अभी थोड़ी देर आप रुक जाओ कहीं। मैं कहा मैं यहाँ खड़ी रहूंगी तो ऐसे ही पूरे बाजार में बवाल होगा, ये सब खिड़कियां बंद हो जाएंगी, फिर क्या फायदा। चाय वाले ने कहा कि आप अंदर बैठ जाओ थोड़ी देर, लड़की तो आएगी इसकी, ये मुझे रोज दिखाती है, जिसने मुझे फोन किया था।
वो लड़की आ गई थी, उसने वाइट कपड़े पहन रखे थे ऐसे जैसे पहनती है। तो इसने कहा कि मैडम, वो चाय वाले ने मुझे कहा कि ये इसकी बेटी है। अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं सीधे ऊपर गई बिना कुछ बोले और मैंने उसका हाथ पकड़ा कि मेरे साथ नीचे चल। उसने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन मालकिन बीच में आई, ये कहाँ जाएगी, इसे कहाँ ले जा रही हो? अरे ये तो मेरी बहन की लड़की है। मैंने कहा हाँ मुझे पता तेरी बहन की लड़की है, मैं अभी छोड़ दूंगी इसे 5 मिनट बाद। ना ना ऐसे ले जाओगी। मैंने कहा तू कुछ भी करेगी देख, आज मैं कुछ भी कर दूंगी, भले ही फिर मैं जेल चली जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ भी करेगी अगर इसको रोकने की कोशिश तो फिर कुछ भी हो जाएगा। बस ये भी सोच रहा था। उसको कुछ समझ में आई, मैं लड़की खींचते हुए नीचे नीचे ले आई। तो मैंने कहा ले, मैंने कहा देखो ये औरत है, उसने ऐसे कहा एक बार इसके पास बैठो। सो लड़की ने कहा मेरी माँ है ये। अच्छा, उस बच्ची को पता था? और जब उसने ये कहा तो मेरा मतलब मुझे ये हो गया, मैंने कहा तेरी माँ है तो इतने दिन तक तूने माँ को कभी नहीं देखा? बोले हर रोज देखती हूँ। तो मैंने कहा घिसट घिसट के मर रही है, कभी नीचे जाके देखा नहीं इसको, मिलने की कोशिश नहीं करी इसको? कि मैं जाती तो वो मुझे फिर बहुत परेशान करते और मैं माँ से मिलती तो माँ को भी करते, यहाँ टिकने नहीं देते फिर। अब माँ भी मुझे रोज देख रही है, वो मुझे जानती है कि मैं हूँ और मैं भी जानती हूँ कि ये मेरी माँ है, तो मैं भी इसे रोज देखती हूँ। आप क्या समझती हूँ मैं कस्टमर के लिए खड़ी होती हूँ? मैं इसके लिए खड़ी होती हूँ हर रोज। और ये अंतिम समय में भी मुझे बचाने की आपसे गुहार कर रही है। मैंने कहा बेटा आप कह के आइए ऊपर कि मैं वापस चली जाऊंगी। मैंने कहा नहीं जाएगी, अब नहीं जाएगी, आ गई तो नीचे जा, अपनी माँ को मिले। बस माँ तो थी नहीं कहीं। जैसे उसने हाथ पकड़ा उसका, मैम, आप नीचे लेके आए, जैसे ही वो बच्ची अपनी माँ से मिली, हाँ मैंने कहा 2-4 बातें उसको कहीं कि बेटा तुमने गलत करा है, तुमको मिलना चाहिए था। तो उसने कहा हाँ। फिर मेरी माँ को ये तकलीफ देते यहाँ से चली जाती। तो माँ नहीं रही? बस हाँ, जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, बस वो आखिरी बार उसने कस के पकड़ी उसके हाथ। थी नहीं वो कहीं भी, ठंडी बिल्कुल बर्फ सी हो गई थी। बस हमारी सुपुर्द करना था उस बच्ची को, वो निकल गई, उसको हमने निकाल दिया। नारी निकेतन गई वो। मैम, इसीलिए कहा जाता है माँ तो माँ ही होती है। माँ है बस, वो उसके लिए जीती रही इतने बरस तक, दवाई लेती रही, ये तो बरसों पहले मर जाती। जब हम सेक्स वर्कर्स के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारी कहानियां हमें ऐसी पता चलती है जिसमें जो कम उम्र की लड़कियां होती है, बच्चियां होती है, जैसे 4 साल, 5 साल, 3 साल, जिस उम्र की भी बच्ची मिले, उनको किडनैप करके लाया जाता है और उनको जो भी ब्रोथल की मालकिन होती है उनके हवाले कर दिया जाता है। और एक टाइम आने के बाद फिर वापस से उनको इस जो प्रोफेशन है इसमें उतार दिया जाता है। मैम, क्या आपकी नजर में आपने कभी किसी माइनर को देखा है जिसको किडनैप करके लाया गया हो और इस प्रोफेशन में उतारा गया हो और जिसके बारे में सोचते ही ऐसा लगता हो कि अब ये दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, इसके आगे? हाँ हाँ, बच्ची थी एक, मैं तो उसको रोली नाम दिया, और नाम तो कुछ और ही होगा पता नहीं। जी जी। बहुत छोटी थी। देखिए अजीब बात यह है कि कहाँ ट्रैफिकर छुपा है ये हमको नहीं पता, किस भेष में छुपा है हमको नहीं पता। बड़े मन्नतों के बाद उनकी एक बच्ची हुई, वो उसके माँ बाप के। अच्छा। वो कहीं बंगाल में किसी जगह की थी, बहुत मुश्किल से वो हुई और बड़ा प्यार से मैंने उसको खुद से रोली भी नाम इसलिए दिया कि वो उसकी माँ उसको रोली लगाती थी जो बच्ची बताती है। अच्छा, वो बच्ची को रोली लगाती थी? हाँ हर रोज कि माँ के आशीर्वाद से, दुर्गा माँ के आशीर्वाद से मेरे हुई पैरों में रोली लगाती थी। फिर उसका एडमिशन का टाइम आया जैसे, तो बहुत उसने माँ नहीं जाने दे रही थी कि नहीं मैं नहीं जाने मेरी बच्ची। अच्छा, बंगाल की ही बात कर रहे हैं ना आप, जहाँ वो बच्ची पैदा हुई? हाँ। और उसके माँ बाप उसका हाँ, एडमिशन कराने के एडमिशन लिए कराने, तो उसने फादर ने उसके समझाया भी कि कोई बात हुई, बोला जाएगी तो है ही स्कूल और भेज दो, कह दिया। अब तैयार हो गई बच्ची, बच्ची भी बहुत खुश। अच्छा, स्कूल जाने के लिए? हाँ, और बैग वैग सब लगा के बाप की बाइक पे बैठ गई। तो माँ को एकदम याद आया कि आज रोली नहीं लगाई है। वो बच्ची मेरे से कहती थी कि उस दिन मम्मी ने रोली, माँ ने रोली लगाई नहीं।
और रोज रोली लगाती थी हाँ, उसको। तो उसे शूज पहन चुकी थी वो। तो उसने जिद की, बहुत माना कि मेरे पापा से जिद की कि मैं जो रोली लगाऊंगी। उन्होंने कह दिया अब आके लगाना है, स्कूल में रोली नहीं लगाती। वो मुझे स्कूल छोड़ा है और फिर मैं घर नहीं गई। तो जो उनके पास में ही एक कोई मैम था, आई एम सॉरी, घर नहीं गई वो कैसे? उनके पास में ही कोई था। उस दिन उसके पापा को समय मतलब छोड़ तो आए, हाँ हाँ। और चलते चलते उससे कह के चले गए कि आज इसको जरा तू ले आना, आज पहला दिन है और जल्दी ले आना। अच्छा, उस हाँ अपने जान पहचान के आदमी को हाँ, जो बोल मुझे गए। दुकान पे जाना है और तुम इसको ले आना, क्योंकि रोज वही काम कर रहा है वो आदमी, वही मजदूरी कर रहा है और उसको देखते चले आ रहे हैं बरसों से। तो उसने कहा आप बेफिक्र रहो, मैं ले आऊंगा। वो गया और लाया नहीं कभी। मैम वो आदमी लेके ही नहीं आया बच्चे को? उसको यहाँ बेच दिया गया, और यहाँ बेचने के बाद में बहुत उसने मना किया, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती। और मैम किस एज में उस बच्चे को वही लाया गया? 5-6 साल की थी मुश्किल से। और उसका जिस दिन जब वो बिल्कुल आखिरी उसका समय था, क्योंकि बहुत जल्दी अर्ली एज में वो मर गई, सही पॉजिटिव हो गई थी, क्योंकि उसने कभी ध्यान नहीं रखा। फिर उसको 15 साल की उम्र में डाल दिया गया, और सुंदर सी बच्ची थी, थामली सी, लेकिन उसने कभी कुछ भी, कोई भी कस्टमर हो किसी को मना नहीं, क्योंकि प्रिकॉशन मारा वगैरह गया, कुछ यूज इतना नहीं किया? नहीं, इतना मारा गया, इतना पीटा गया उसे फोर्सफुली उतारने के लिए? forcefully, क्योंकि जो उसने मुझे कहा, मुझे दहला रहे थे वो शब्द आज भी। उसने मुझे कहा कि फिर मेरी माँ ने मुझे कभी रोली नहीं लगाई, और पहली बार रोली मेरे मुंह पे लगी, क्योंकि थप्पड़ मारा तो मेरे मुंह पे लग गई रोली। उसके बाद मैंने कभी रोली नहीं लगाई। और आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि उसकी मौत के समय फिर केवल उसकी माँ नहीं थी, मैं भी उसकी माँ थी, वो मालकिन भी उसकी माँ थी। हमने दोनों ने मिलकर उसको रोली लगाई। उसने कहा मेरी माँ दरवाजे पे खड़ी होगी, रोली की डिब्बी लिए। अंतिम समय में हमने उसको रोली लगा के विदा किया। और वो जिस समय वो मरी तो मुश्किल से 18-19 साल की उम्र रही होगी। वो बता ही नहीं पाई जगह क्या थी, कभी इतनी छोटी थी कि हम उसकी भाषा से बस ये समझते थे कि वो बंगला बोलती है, थोड़ी थोड़ी हिंदी भी समझती है, थोड़ी इंग्लिश भी समझती थी। तो बस इतना ही हमको पता लगा तो कि ये वहाँ की होगी, लेकिन कौन जगह थी, क्या थी, हम कभी ढूंढ ही नहीं पाए इतने समय में उसको। मैम क्या आपको अफसोस है कि आप वो बहुत। जगह नहीं ढूंढ पाए? बहुत। मैं कभी वो चेहरा, वो उसके पैर कभी नहीं भूल पाई। मैम आपको नहीं लगता कि अगर आप वो जगह ढूंढ लेते और उसके माँ बाप को ये बात बताते तो उसके माँ बाप को और ज्यादा तकलीफ होती कि हमारी बच्ची कैसे नर्क में पहुंच गई, हमारी एक वो कभी छोटी नहीं सी बताती। गलती जब से। भी मैंने लड़कियां रेस्क्यू की और उनके घर भेजा, मैंने कभी नहीं बताया कि रेड लाइट एरिया से रेस्क्यू की हैं, कभी भी। जो माँ बाप खुद से मेरे पास आए और जिनको कहीं से आइडिया हुआ कि हमारी लड़की वहाँ हो सकती है, केवल उनको छोड़ के मैंने और किसी लड़की के बारे में, मैंने नेपाली लड़कियां निकाली, कभी किसी के घर में नहीं बताया कि वहां से निकाली। मैं हमेशा ये कहती रही कि ये काम कर रही थी, घरों में काम करती थी, फिर वहां से निकलना चाहती थी तो हमारे पास आ गई। संकल्प को सभी जानते हैं, तो आपका पता दे दिया इसने, हमने इसे यहाँ से निकाला। कभी हमने नहीं बताया ऐसे, कभी भी। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि हमने रेड लाइट एरिया में किसी को बताया, बच्चे किसी को। तो ये बहुत, मतलब मैं रोली पे तो मैं कभी बात नहीं करना चाहती। वो मुझे लगता है कि वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी फेलियर थी, जिसे मैं नहीं बचा पाई। मैम देखिए, आप जो कर सकती थी आपने सारा किया, आपके हाथ में कुछ था नहीं। मैम ये जो सेक्स वर्कर्स की लाइफ चल रही होती है जी मैम, बहू बेटी तो हर किसी के घर में होती है। हाँ बिल्कुल। और मैम एक ह्यूमन नेचर होता है कि किसी को अपना मानने का। एक बच्चा जब प्यूबर्टी में आता है, तो एक टीनेज में आता है, तो
उसको हर व्यक्ति को चाहिए होता है कि उसका एक साथी हो। हाँ, इंसान तो ये भी है, तो क्या अरे कहाँ इंसान मान रहे हैं हम, किसे मान रहे हैं? इनके लिए कानून 1986 में 56 में बनता है, मगर क्या आज तक कभी पालन हुआ? भी नहीं हुआ। तो केस कौन कर रहा है? इनका पुनर्वास कर रहा है कोई? लोग जाते हैं इनके पास चुनाव के टाइम पे, बहन जी वोट हमें देना, फिर वो बहन जी नहीं रह जाती हैं। उस दिन उनके कोटे पे भी चढ़ते हुए उनको लिहाज नहीं आती, उनके पैर नहीं कांपते, बाकी दिन तो हो गए हम वहां क्यों जाएंगे? ऐसा नहीं है। ये तमाचा है आपके मुंह पे, मेरे मुंह पे, इस सोसाइटी के मुंह पे। मैम, क्या किसी सेक्स वर्कर की जिंदगी में क्या कोई ऐसा पल आपने देखा है जब उसे किसी से रियल दिल से लगाव हुआ हो, और क्या वो लगाव किसी मुकाम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? देखिए, मुकाम तो मैं उसे नहीं कहूंगी, लेकिन इतना ट्रू लव मैंने कभी देखा भी नहीं। ट्रू लव? हाँ, इस प्रोफेशन में? इस प्रोफेशन में मैंने देखा भी नहीं। कि उसकी अपनी 2 बेटियां थी, दोनों इसी प्रोफेशन में थी, और कोई उनके पास गैर धर्म का आता था। रूटीन में बहुत से ऐसे होते हैं कि जो अक्सर आने लगते हैं, उनसे थोड़ा सा लगाव भी हो जाता है। तो ऐसा भी कोई लगाव नहीं था कि ये उसको कह रही थी किसी से कि भाई मेरा पति है या नहीं। मेरे से तो बता देती है कि भाई नहीं, अब मेरे तो इसकी ये आदमी है मेरा, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। एक दिन उसके पास कहीं से फोन आता है कि फलाने नर्सिंग होम पे आ जाओ, उस महिला के पास। अच्छा। तो वो मुझे करती है कि पता नहीं दीदी मुझे क्यों बुला रहे हैं वहाँ, आप आ सकती हो? मैंने कहा हाँ आ जाऊंगी। मैं चली गई, तो वहाँ मैं गई, बहुत बुरा हाल था, इतना भयंकर एक्सीडेंट में 2 पति पत्नी आए हुए थे, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो देख के घबरा गई। उसने कहा ये तो वो है, उसने नाम लिया, और एक बच्चा था 2.5-3 महीने का। तो पत्नी मर चुकी थी और पति की सांसें चल रही थी। उसने उसको देख के इतना कहा कि ये बच्चा इसे दे दो। नर्स से कहा, सेक्स वर्कर से कहा? नर्स को कहा कि सेक्स वर्कर को बच्चा दे दो? और हाथ जोड़ के उससे कहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा कि आप मुझे नहीं जानती, मैं जानता हूँ, मेरा आपसे ये है कि बस इसकी मदद कर देना, और आज से ये इसका हुआ। वो असमंजस में उसने ले तो लिया, हाँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, कोई ऐसा उसको लगाव भी नहीं था, बस आ रहा था तो आ रहा था, कसम है। वो मर गया। उसके बाद आप ये देखिए कि उस औरत ने अपना जीवन, आज मैं कहती भी हूँ उसे कि तू कहती है ना मेरा तो कोई खास प्यार नहीं था, लेकिन सच ये है कि तुझे वाकई में उससे प्यार था। नहीं, उसकी औलाद को इस तरह क्यों पालती? इस तरह पाला उसने कि धंधा छोड़ दिया। बेटियां कर रही हैं मगर खुद नहीं अब उसने, और जेवर चीज कोई चीज नहीं छोड़ी जो उसके लिए नहीं बेची। बीटेक कराया बच्चे को। हाँ, बीटेक हो गया उसका। उसने जिद की, मतलब यहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ाया सब चीज भी, और मिलने वो नहीं जाती, मैं किसी को भी नहीं जाने देती, मैं ही उसको मिलती थी। फिर उसने जिद की कि मुझे बाहर करना है बीटेक। मेरे मना करने के बाद भी चोरी से कराया उसका एडमिशन। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया, मेरे कोई जरूरत नहीं, यहाँ बीटेक कराओ, इतना खर्चा कहाँ से करोगी, हॉस्टल का भी और सब चीज का भी अभी बहुत हो रहा है। तो फिर करा के मेरे से खिसियाई सी कहने लगी, दीदी कोई बात नहीं, जहाँ तक बच्चे ने मेहनत करी है फिर आगे भी कर लेगा। और फिर बच्चे ने वापस आके कहा कि माँ मुझे नौकरी नहीं करनी। बोला, उसने कहा कि वो उनसे अपनी आंटी से बात कर। फिर मैंने कहा क्यों नहीं करनी भैया? अरे नहीं, मैं कितने कमाऊंगा, मुझे सारा परिवार देखना है, खाली यही नहीं, मतलब यहाँ तक भी कि उसके बड़े भाई की शादी हुई तो वो कुछ उनके डिफरेंसेस हुए तो उसका कोर्ट कचहरी भी लड़ी, दूसरे की भी। अच्छा। खाली इसी की नहीं, बहनों की शादियां की अपने, उनके ऊपर और कोई नहीं था। मैम, इतना तो सगा नहीं करता? सगा नहीं करता है, और सब बेच दिया। और अभी मेरे से कल कोई कह रहा था कि बहुत ज्यादा बीमार है, मैं जा नहीं पाई हूँ। और उस लड़के को फिर उसने कहा कि मुझे तो बिजनेस करना है, तो उसे एक शोरूम खुलवाया चश्मों का। उसका चश्म खुलवाया उसको, और वो अच्छे से चला रहा है। हालांकि अब बहुत बीमारियों ने घेर लिया है, क्योंकि जो पुराना सब गुटखा शराब और सब चीजें सब हो जाती हैं, और शायद अंतिम है उसकी।
लेकिन उनका एक एक बच्चा कामयाब करके उसको भी घर बना के आज एक टूटे फूटे घर में खुद है और उसको भी उसके नाम कर चुकी है कि मेरे जीते जी मेरा, मेरे मरने के बाद तेरा, तू जिसे चाहे उसे दे। ये इंतहा मैं मानती हूँ कि प्यार की है किसी के लिए। वो चाहती तो उसे अनाथ आश्रम में दे सकती थी। मैम इसीलिए तो कहा जाता है माँ माँ ही होती है। माँ ही होती अगर एक बार माँ ने बच्चे को अपना मान लिया है। बस फिर वो तो फिर वो उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाएगी। मैम ये तो इतनी इंसानियत तो उन लोगों में नहीं होता जो सफेद पोशा काम करते हैं। नहीं वो तो है ही नहीं, उनमें इंसानियत है कब, और मैं नहीं मानती। जो अपनी जिंदगी को नरक में गुजार रही हैं, उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश कर दी जो घर परिवार में भी देखने को नहीं नहीं मिलती। मिलती। बहुत मैम ये तो रहा कि एक औरत का स्ट्रगल। मैम अगर मैं, क्योंकि हर कहानी ऐसी नहीं हो सकती, तो क्या आपके पास एक कोई ऐसा आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस देखा? क्योंकि जो व्यक्ति इनके पास आता है, या आपने बताया 200 250 300 रुपए देते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा ये आम व्यक्ति समझ सकता है। तो इनका फायदा भी बहुत बार उठाते होंगे लोग। बहुत बार। तो क्या कभी ऐसा आपने देखा कि किसी व्यक्ति ने सिर्फ 200 रुपए 250 रुपए बचाने के लिए इनसे प्यार का नाटक किया हो, इनका फायदा उठाया हो? क्या ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा तो बहुत लोग करते हैं कि पहली बार आए किसी के पास और एक बार और आ गए, मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ, एक दिन निकाल दूंगा यहाँ से, एक दिन शादी कर दूंगा, कर लूंगा और फिर घर बसाऊंगा, बड़े आश्वासन दे देते हैं। इसी तरह से उस एक बच्ची के साथ हुआ। अच्छा। और हाँ, मैं उसको काफी मतलब बहुत दिन से फॉलो भी कर रही थी, कोशिश भी कर रही थी कि कुछ बताए तो मैं रेस्क्यू करने की कोशिश करूं। मुझे 3-4 महीने 5 लग जाते एक लड़की को रेस्क्यू करने में। तो मैं उससे इशारों में जितनी बात, मतलब हम लोग कुछ थेरेपी करते हैं, कुछ थोड़ा सा साइन लैंग्वेज यूज करते हैं मालकिन से बचा के। तो लड़की अगर हमें कांटेक्ट करने लगती है, आई से हमें आई कांटेक्ट में आ जाती है तो मानती है। फिर वो भी थोड़ा सा मेरे से हो गई थी, पर बहुत ही मतलब लगाव सा उससे हो गया था। उस लड़की का आपसे लगाव हो गया था? और मेरे से भी उसको बहुत हो गया था। मेरे जैसे मैं कोई फंक्शन करूं, कुछ भी करूं अपना संस्था का, तो आती भी थी। अच्छा। हाँ, आती तो ये महिलाएं भी हैं, मैं बुलाती हूँ, मंच भी देती हूँ इनको। तो अब वो आती भी थी। एक दिन मुझसे बहुत खुश होकर उसने फोन किया, कब आओगी? अच्छा, वो जो लड़की थी। मैंने कहा आ जाऊंगी 1-2 दिन में। ना आ जाओ। मैं कहा, बताओ तो ना, आओ पहले। मैं चली गई तो अभी उस पर रोक टोक नहीं थी क्योंकि बच्चा उनके कब्जे में था। कि मुझसे कोई प्यार करता है। तो मैं उस दिन तो गई नहीं, असल में मैंने उसको कहा मैं कल आऊंगी। मैंने कहा आ जाना पर कल, मतलब इतनी उत्सुक थी वो, बहुत ज्यादा। हाँ, तो मैं अगले दिन गई और मेरे से बोली कि वो मैं तो फलाना, आप जानती हो, और फलाना फलाना आदमी और मुझसे शादी करेगा। मैं बता नहीं सकती कि मुझे अंदर से ऐसा हुआ जैसे कुछ टूट गया हो। कैसे आवाज मेरी हो गई भारी सी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया। मैंने बस उसका हाथ पकड़ा और वो मेरे जीवन की इतनी बड़ी भूल थी। तो मैम क्या आपने उसको बोला कि कुछ समझाया, मतलब आपके क्या? नहीं, बस ये कहा उसको तो बेटा कोई प्यार व्यार नहीं करता किसी से। अच्छा, आपने बताया उस बच्ची को? हाँ, तो उसने कहा नहीं नहीं मेरे से वो शादी करेगा। आप मानो ना, इस लेवल तक वो हाँ दिमाग हाँ कंट्रोल कर चुका था? हाँ, कि वो मेरे से शादी करेगा। तो मैंने कहा तू मान नहीं रही। बस फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा उस पर गुस्सा भी आया कि सुन नहीं रही है, कुछ अपनी भी बेबसी लगी मुझे। मैं उसे ले गई नीचे। अच्छा, आप लड़की को लेके हाँ। चले गए? और क्योंकि मैं तो उसी के फंक्शन में आई थी, उसकी गुड़चड़ी हो रही थी उस लड़के की। जिसने उस लड़की से वादा किया था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उस लड़के की घुड़चढ़ी हो रही थी। हाँ, तो मैं चौराहे पे ले गई, उधर से मंदिर की तरफ से वो उसकी गुड़चड़ी आ रही थी। और आपने दिखाया उस लड़की को? मैंने दिखाया उसको, तो एक पल तो देखती रही और फिर उसने मुझसे हाथ छुड़ाया ना, मेरी तरफ देखा और मुड़ के चली गई। मैं भी देखने की ताब नहीं ला सकी, देखा ही नहीं मैंने उसको मुड़ के कि इसने क्या किया। मैं चली गई और महीनों नहीं गई, फिर उधर गई नहीं, उस कमरे पे ही नहीं गई मैं कभी। फिर एक दिन फोन आया, 3-4 महीने बीत चुके थे। किसका आया आपके पास? मालकिन का। अच्छा। और वो बहुत रो रही थी। ब्रॉथवेल की मालकिन रो रही थी? हाँ, बहुत रो रही थी कि आप आ जाओ। ऐसा नहीं है, दिल तो मैं भी है, वो भी किसी की सताई हुई यहाँ तक आती है, यहाँ आ जाओ। एक नर्सिंग होम का नाम लिया,
मैं वहां चली गई। मैंने देखा वो बेड पे ऐसे पड़ी हुई थी, कितनी उसके सिरिंज लग रही और वो बिल्कुल काले धुआं जैसी हो गई थी, और मतलब इतनी अजीब उसके चमकते से दांत थे, इतने अजीब लग रहे थे उसके चेहरे में, मैं बता नहीं सकती वो मुझे कैसी लग रही थी। जो लड़की प्यार में पड़ गई थी वो? और बहुत प्यारी सी थी वो। हाँ, मैंने उससे पूछा ये, उसने कहा ये वही आपकी बेटी है। मैंने कहा फिर क्या हुआ ये? कि ये तो अंतिम समय है, HIV पॉजिटिव है। मैं उसके पास बैठी, लेकिन तेरा दिमाग खराब है, तूने, मैं कितना समझाया कि कोई भी बिना प्रिकॉशन किसी को नहीं आने देगा। तो वो पीछे से मालकिन बोली कि नहीं दीदी, इसने जिस दिन आप इसे नीचे ले गई थी उसके बाद तो इसने कभी प्रिकॉशन लिया ही नहीं। ये तो, और 20 आ जाओ 25 आ जाओ, क्योंकि सुंदर इतनी है तो सब इसकी डिमांड करते थे, ये किसी को मना नहीं करती थी फिर, और बिना प्रिकॉशन के। तब इस तो कस्टमर भी बढ़ते गए कि वो तो कंडोम यूज करने के लिए नहीं कहेगी, और नतीजा ये हुआ कि कोई नराधम इसको दे गया ये रोग। और तो मैंने कहा ये तो बड़ा खराब है। मैं उससे कहने लगी, मेरे बेटा, मैंने हाथ पकड़ा कि नहीं नहीं मेरा हाथ मत पकड़ो, आवाज भी निकल रही थी उसकी ढंग से कि तुम्हें भी हो जाएगा। मैं कुछ नहीं होता छूने से, मैं तुझे दिल्ली लेके चलती हूँ। तो बोली ना ना, मेरे पास तो वो बहुत कम टाइम है। और वो ऐसे हंसी कि जैसे पता नहीं, बहुत ही क्रूर हंसी थी वो, इसे मैं भूल नहीं रही कभी। तो उसके बाद मैंने मालकिन से पूछा क्या है ये? तो उन्होंने कहा दीदी उसको भी हो गया, उस लड़के को जिससे प्यार करती थी, जिसकी आपने इसको गुड़चड़ी दिखाई। मैंने कहा इसने मुझसे तो कभी नहीं कहा ये बात। बोले आपसे तो नाराज है, लेकिन अंत समय बुला भी आपको ही रही है। ये कह रही है तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, मुझे ना बताती तो मैं ऐसे ही मिलती रहती उससे। और मैंने कहा फिर, ये फिर भी मिली, फिर भी उससे मिलती रही, ऐसे बदला लिया है उससे, ये उसके रिवेंज की हद थी। ये ऐसे बदला लिया है कि उससे मिलती रही और ये रोग उसे भी दिया। ओके। हाँ, और वो किसी, बस ये इंतजार में जी रही है अब कि जब उसकी खबर आ जाए वो मर जाए, उससे पहले नहीं मरूंगी मैं। मुझसे पीछे से बोलती है, उससे पहले नहीं मरूंगी, जो उसने कराया पहले वो जाएगा, मेरे तो कोई दोष नहीं था ना, तब जाऊंगी मैं। थोड़ी देर में किसी का फोन आता है, वो जोर से रोने लगी मालकिन कि मर गया वो भी। और फिर ये ऐसी क्रूप सी हंसी हंस के, और 1 सेकंड में उसने मर गई। ऐसी कैसी वो चेहरे के भाव मुझे ऐसी कैसी याद है आज तक, कि खुली सी उसकी आंख और यहाँ तक उसका चेहरा खुला हुआ, ये कभी नहीं भूल पाई मैं। दिल सबके पास होता है, प्यार भी सबके पास होता है। ऐसा नहीं है कि वो औरतें ऊपर इस गर्दिश में हैं तो उनको किसी से प्यार नहीं होता। मैम, मैंने ये दोनों ही जो आपने लाइफ एक्सपीरियंसेस बताए, इन दोनों में ही अगर मैं देखूं तो जो ये महिलाएं हैं, इन्होंने तो पूरा साथ दिया, ये तो अपने मुकाम पे कायम रही। दोनों में ही प्यार की इंतहा है, दोनों में ही प्यार की इंतहा है। चाहे बदले से हो चाहे निभा के हो किसी। तो और जो मेरे हाथ में चला गया, मैं उनको कभी नहीं भूल पाती, जो मेरे सामने से चला गया। मैम, बात को आगे बढ़ाते हुए अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो महिला इस दलदल में फंसी हुई है प्रोस्टिट्यूशन में, अगर वो बाहर निकलना चाहती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? आप लोग या आपकी संस्था उन्हें कैसे बाहर निकालती हैं, और लगभग कितना समय लगता है एक महिला को रेस्क्यू करने में इस दलदल से? जो पता नहीं, मेरी तो बात थोड़ी मुझे अपने आप में ही औकड़ लगने लगी है अब, क्योंकि मैं बहुत सारे और भी, कोई कोई मुझे कभी कभी पॉडकास्ट दिखा देता है कि कुछ महिलाओं के हैं, कुछ सोशल वर्कर्स के हैं, कि जो कह रही हैं कि हमने 4000 निकाली, 5000 निकाली। मैं शर्मिंदा होती हूँ कि मैं तो निकाल ही नहीं पाई इतनी लड़कियां। और आपने 2 साल के कार्यकाल में, 3 साल के कार्यकाल में इतनी लड़कियां निकाल दी, तो सैल्यूट है उन महिलाओं को। मैं नहीं निकाल पाई, क्योंकि मुझे तो एक लड़की को कन्विंस करने में 4 से 5 महीने लग जाते थे। तो मैडम, उनके पास कौन सी जादू की छड़ी होगी जो वो लोग कर देते हैं? मुझे नहीं पता ये बात, ये तो वही बता पाएंगी। लेकिन मुझे अपना ये पता है कि मुझे सबसे पहला काम, मेरे वॉलंटियर्स जिनको मैं पूरी तरह से प्रशिक्षित करती हूँ, ट्रेंड करती हूँ कथी, कि आपस में बात करके आई कांटेक्ट करो, बात करना सीखो, कैसे करोगे। क्योंकि सबसे पहला काम है हमारा किसी के साथ संबंध करना आई के जरिए, आंखों के जरिए। तो आंख अगर लड़की हमसे 1-2 बार मिला लेती है, भले ही वो छिपा ले,
अगर वो फिर से देखती है कि हम देख रहे हैं नहीं देखे, तो हमें थोड़ी उम्मीद जग जाती है, इसका मतलब फिर भी देखेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने वॉलंटियर्स को भी ये कहने की, आगे जाओ तो पहले उस पर जब भी जाओ उसके साथ उसके आई कांटेक्ट करने की कोशिश करना। जैसे ही लगने लगे कि ये लड़की थोड़ा थोड़ा, ये एक दिन का काम नहीं है, बिल्कुल। इससे भी उनको महीना लग जाता है। और जैसी लड़की अगर नहीं देख रही, कई बार वो हमको हिकारत से भी देखती है, तो तब भी हम उस पर से हटाते नहीं है, क्योंकि एक अंदाजा कुछ ऐसी गट फीलिंग हो जाती है कि ये तो निकलेगी हरारत में। उसकी हम बैकग्राउंड भी ले लेते हैं तब तक कि इनकी तो है नहीं, ये कितना भी कहती रहो। फिर टच थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं कि कभी हाथ पकड़ लिया, चलने को हुए जैसे ही हम, तो लड़कियां खड़ी हो जाती हैं अक्सर, थोड़ा रेस्पेक्ट में समझ लो कैसे भी, तो किसी जिसको हम बात कर रहे हैं उसका हाथ पकड़ा, चाहे दूसरे का भी पकड़ रहे हो, लेकिन उसको भी दबा के हम, अगर उसने हमारे हाथ में छोड़े रखा काफी देर, अगर रख दिया हमने 5 सेकंड 4 सेकंड, तो समझते हैं कि आगे बात करेगी। फिर भी हम विश्वास नहीं करते। जब और 2-4 सेशन और हो जाएं कि हमने उसका हाथ पकड़ा, फिर धीरे से कोशिश करते हैं कि वो मैं ही करती हूँ, उनको तो नहीं करने देती हूँ, कि मैं उसे गले लगाऊं। तो पास में आ गया, मैंने कहा तो बड़ी प्यारी सी लगती, कभी तो गले लग जा, ऐसे करके लगाती हूँ। अगर वो मेरे से निकलती है तभी मैं छोड़ देती हूँ, दूसरे दिन करूंगी, तीसरे दिन करूंगी। फिर अगर वो मान जाती, जैसे एक लड़की को मैं लगातार कर रही थी और मुझसे इतना नफरत दिखाती थी कि जैसे मुझसे बिल्कुल देखना ही नहीं चाहती, लेकिन मैं कभी उसके गाल सहला के चली जाऊं और कभी ऐसी सिर पे हाथ रख के चली जाऊं, और देख के उसको आई कांटेक्ट कर कर चली जाती थी हंस के। तो एक दिन मैं भरी दोपहरी में जैसे पहुंचती हूँ, तो मैंने थोड़ी डार्क कलर की साड़ी पहनी हुई थी, और वो मेरे से बोलती है, इतनी गर्मी और इतनी गहरे रंग की साड़ी आप तो पहनती नहीं कभी, कभी मुझे बोली नहीं थी आज तक, कभी 2-3 महीने इस समय हो गए थे। तो मैंने कहा वो मेरे एक भतीजे का जन्मदिन था, तो मैं रात को नहीं जा पा रही थी, तो दिन में मैं उसको कुछ देखा, इसलिए थोड़ा देर हो आई। तो बोले अच्छा बैठो बैठो, मैं आपके पैरों में तेल लगाऊंगी, गर्मी हो रही है। अच्छा। हाँ, मैंने कहा बेटा हमारे तो बेटियां नहीं लगाती हाँ। पैरों को हाथ। तो ऐसे चूंकि बैठी थी वो, तो उसने मेरे यहाँ सिर रख लिया, गोद उसे में। हटाया नहीं। हाँ, मैंने रखे रखा, तो मुझे लग रहा मैं सिर पे हाथ फेरती रही, रो रही थी वो, और रोते रोते सुना। मैंने भी उसे नहीं कहा कि तू रो रही है, क्यों रो रही है, कुछ नहीं पूछा। उसने ये हटा लिया सिर, चेहरा पूछ के फिर सामने जाके ऐसे बेंच पड़ी रहती है, फिर वहां बैठ गई। अभी मैं 1-2 दिन बाद गई, मैंने देखा उसके यहाँ खरोंचे हो रही थी बहुत सारी, जो दिख रही थी, क्योंकि अधनंगे से कपड़े पहनने होते हैं उनको रूटीन टाइम में। तो मैंने उससे इशारे से पूछा कि क्या है, तो उसने क्या ये मैं तो मना नहीं कर सकती थी, तो उसने कहा पैसे वेट। तो ये इतना एक क्षण में ये सब हुआ कि ताकि मालकिन बराबर में बैठी, उसको समझ में भी ना आए। समझ में भी ना आए। हाँ, वो कहती मैं किसने किया, तो कस्टमर ने, कि तुम मना नहीं कर सकती थी कि नहीं पेट को भी चाहिए, और पेट का सवाल है। हाँ, ये उसने कहा। तो ये मेरे लिए ऐसी चीजें हो जाती थी कभी कभी, मतलब ढला देती कि एक दिन सोना नहीं करना नहीं। फिर मैंने उस लड़की को जब निकाला, तब जाके मुझे सुकून हुआ, जब निकाल के। तो मुझे तो कई महीने लग जाते हैं, इतने सारे मेरे वॉलंटियर भी हैं महिलाएं, पर फिर भी लगते हैं, मैम इस भरोसा नहीं करती। जब आप इन महिलाओं को निकालती हैं, तो क्या आपकी संस्था के पास शेल्टर होम्स, एजुकेशन प्रोग्राम या ऐसा पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं पहले होते हैं? अब तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने हैं, सीधे वहाँ लेके जाते हैं, पुलिस आ जाती है, तब तक पत्रकार सब रहते हैं, और उसके बाद उनको वहाँ पे जो भी कानूनी प्रोसेस है उसे नारी निकेतन भेजें। अगर पेरेंट्स आए हुए हैं तो उनकी सुपुर्दगी में 2-4 दिन का जो भी एसडीएम के यहाँ से करा के करते हैं, वो सारा काम फिर उनका है, हमारा फिर उसमें कोई काम नहीं रह जाते। करते को निकाल दें, क्योंकि हम हैं तो वो निकल रही हैं, नहीं है तो नहीं निकल रही। मैम जब कोई महिला, जब कोई लड़की इस सेक्स ट्रैफिकिंग से बाहर आती है और जब इस समाज में आती है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है? पैसा कमाना या लोगों का भरोसा कमाना? भरोसा तो कभी नहीं कमा पाती, कभी नहीं। जैसे नहीं, कभी भी नहीं। जैसे मुझसे लोग कहते हैं बहुत बड़े अपने आप को समाज सेवी बन के कि ये निकलना भी तो नहीं चाहती, और निकलती है तो कुछ काम नहीं करना चाहती। उनका तय रहा, इस बार जो लड़की निकालूंगी आप अपने घर रखेंगे मेड के तौर पे, और काम तो उनको आता नहीं, आप मेड रखिए। अरे नहीं नहीं ये नहीं, हम इनका इसलिए नहीं, अब पत्नी आप पे नजर रखेगी, आप अपने बेटों पे आप नजर रखेंगे, कोई भाई होगा तो उस पे नजर रखेंगे कि कहीं ये लड़की उसको तो नहीं फंसा रही, क्योंकि इसके जो माथे पे लगा हुआ कलंक है वो इसे कभी जीने नहीं देगा चैन से।
और यही कारण है कि वो लड़कियां दूसरों की दुर्दशा देख के वहां निकलना नहीं चाहती हैं, क्योंकि कई बार लड़कियां वापस हो जाती हैं, अच्छा, बाहर निकलने लौट के आती बाद भी लौट आती है लौट आती हैं, क्योंकि समाज एक्सेप्ट नहीं करता तो उनको। उनके पास कहीं रोजी रोटी का साधन नहीं होता, आती हैं फिर वो। ये स्थिति है उसमें। मैम, क्या आप ऑडियंस को बता सकती हैं कि आपके थ्रू रेस्क्यू की हुई किसी लड़की की कोई सक्सेस स्टोरी बता सकती हैं, या हाँ। उसके परिवार की, जो एक मिसाल के तौर पे है कि ये लोग भी अगर इनको सपोर्ट किया जाए तो जीवन अच्छा गुजार सकते हैं? बिल्कुल। वो महाराष्ट्र की एक बच्ची थी जिसको कोई प्यार में फंसा के यहाँ ले आया, और सुंदर भी नहीं थी, मैं अगर कहूँ इनके इनके पैरामीटर के हिसाब से। हाँ, तो सुंदर भी नहीं थी, और थोड़ा उसके चेहरे पे माता के दाग भी थे। लेकिन वो बेचारी अब आ गई, वो यहाँ बेच गया तो बेच गया, धंधे में लग गई। उसको तो ढंग से भाषा भी नहीं आती थी, मराठी बोलती थी। अच्छा। हाँ, थोड़ा हाई स्कूल पास थी। हमने फिर जब उससे मुलाकात हुई, कुछ बातें हुई, तो हमने कहा कुछ जॉब करेगी? कर लूंगी, कुछ यहाँ से निकाल दो। तो हमने उसके लिए आंगनबाड़ी की भी कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली हम उसके पास कोई अपना वो ही नहीं था, पहचान पत्र नहीं था, तब आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे, कुछ नहीं था उसके पास, तो कुछ नहीं कर पाया। हाई स्कूल का भी नहीं था। मैंने कहा तेरे पास एड्रेस हो तो बता, हम वहां से मंगा लें। कि नहीं, वो नहीं देंगे, क्योंकि मैं भाग आई घर से, और गैर धर्म के लड़के के साथ भाग आई थी। तो कुछ रास्ता हमको दिख नहीं रहा था खैर उसके पास, पर ये था कि उसकी एक बच्ची थी 5-6 साल की हो रही थी। सॉरी रोक रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, तो जब वो लड़की भाग आई थी गैर धर्म के व्यक्ति के तब वो संग, कुंवारी थी। तो वो यहाँ कुंवारी से मतलब, हाँ समझ गया मैं। तो क्या उसको जो उस लड़की को उसके प्रेमी ने ही यहाँ पे बेच दिया था? हाँ, वो बेच के चला गया, वो तो बेच के चला गया। वो दूसरे धर्म के व्यक्ति ने? हाँ, वो तो बेच के चला गया, और वो विरोध भी नहीं कर पाई, ना ठीक से समझ पाई, ना कुछ हुआ। यहाँ कोई उसके पास आता था, उससे थोड़ा सा लगाव हो गया, उसने भी शादी का झांसा दिया, उससे ही बच्ची पैदा थी। मैंने फिर उसको समझाया कि इस बच्ची को दिन रात बता कि कौन है इसका बाप। कहने लगी दीदी उसने तो शादी कर ली, उसके तो 2 बच्चे हैं, वो बदनाम हो जाएगा। मैं हो जाने दे, हो जाने दे, मेरे ही आसपास का लड़का है, हो जाने दे, तू नहीं कहेगी मैं कहूंगी 4 जगह। और अगर उसे अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा जा रहा तो ना देने दे, क्योंकि मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बच्ची ना यहाँ रहे, बस इतना कर लो। मैं कहा ठीक है, करते हैं ये भी। मैंने कहा इतने तुझे हिम्मत से रहना पड़ेगा यहाँ। खैर उसका हमने एडमिशन करा दिया वो अच्छे से, पर उसने एक शर्त रखी हमसे कि मेरी बच्ची रोज आएगी, आप निश्चिंत रहो कि मैं इस पे जरा सा भी यहाँ का असर नहीं पड़ने दूंगी। चल ठीक है। वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी लड़की, तो उसने हाई स्कूल में बड़े अच्छे मार्क्स गेन किए। अच्छा। हाँ, तो काम आ जाओ, वो मुझे बड़ी माँ बुलाती थी, आ जाओ मिठाई खाएंगे आज बैठ के। और मैं हाई स्कूल पास हूँ, मैंने कहा मैं तो वैसे भी आ रही थी तेरे लिए। मैं मिठाई लेके गई तो बड़ी खुश हुई। मैंने कहा आगे क्या करना है? बोली पहले 12th करूंगी, और उसके बाद मैं जो भी B.Com करूंगी, और मुझे हमेशा से है कि मैं बैंक में नौकरी करूंगी एक अच्छी। मैं नहीं समझ पाई उसकी बात उससे। उसने खैर ग्रेजुएशन किया, B.Com किया, और कुछ और कुछ कोर्सेज भी किए उसने, और कब वो एग्जाम देती रही हमको नहीं पता लगा। लेकिन बड़ी बात ये थी वो महाराष्ट्र कैडर के देती रही। अच्छा। हाँ, हम उससे बार बार पूछते रहे। मैंने कहा बेटा कब करती है यहाँ? मैंने तो कभी देखा नहीं तुझे कहीं जाके फार्म भरते, या कहीं तू किसी कोचिंग वोचिंग में। बता दे, तो कोचिंग भी चल रहा है। और ना मैं कर जाऊंगी, ऐसी क्वालिफाई कर जाऊंगा। अच्छे हमेशा उसके 80+ ही आते रहे। एक दिन उसने PO का एग्जाम क्लियर किया, बैंक PO का, और महाराष्ट्र का, और बड़ी खुश। उसने कहा बड़ी माँ अब देखो मैं कैसे अपनी माँ का जीवन संवारती हूँ। मुझे पहली बार लगा कि मेरा वो निर्णय सही था कि मैं हर बच्चे के जरिए माँ का जीवन संवार सकूं, चाहे 10 का संवार सकूं, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि रेस्क्यू से कुछ होना हाना है नहीं। तो मैंने कहा कैसे करेगी अब? बोली महाराष्ट्र जाऊंगी, आपको पता नहीं, मैं अपनी माँ के मायके ले जाऊंगी माँ को। बहुत बढ़िया है ना। और बस ये है। उसकी माँ ने कहा और पूछेंगे इसका बाप कहाँ है? तो मेरे लिए तो मर गया वो। मैं तो कभी नहीं मानती कि मेरा पापा, तुम ही कहती रहती वो तुम्हारा पापा, वो तुम्हारा। मैं नहीं मानती इसको अपना पापा। और हम चलेंगे, और माँ मुझे, बड़ी माँ मुझे आप स्टेशन छोड़ने आओगी। मैंने कहा आऊंगी। जो भी गिफ्ट मैं कर सकती थी वो सब मैंने उसकी कर करा के मैं गई। तो जा रहे थे तो बहुत ही खुश थे। वो महिलाएं भी आई, ऐसा नहीं कि उनमें से कोई महिलाएं नहीं आई, छोड़ने आई। तो उसने चलते चलते बस मुझे एक बात कही कि बड़ी माँ मेरी शादी में आओगी? अरे वाह। हाँ, मैंने कहा जरूर आऊंगी। तो बोली कि अच्छा चलती हूँ। फिर मैंने उसकी तरफ गर्दन हिलाई। ओ सॉरी, मैं कभी ये नहीं कहती चलती हूँ,
मैं कह देती हूँ कि अच्छा आती हूँ फिर। उनका मिलती हूँ माँ, मैं आपसे बड़ी माँ, और मैं उसकी शादी में गई। फिर वो सबसे पहले वहाँ गई, क्योंकि माँ तो बड़ी आई थी यहाँ, उसको एड्रेस वैड्रेस सब चीज़ें पता थी। माँ लेके गई, नाना नानी मिले, सब चीज़ मिली। उसने बता दिया कि मैं मजदूरी कर रही थी, मेरी माँ घर अच्छा, में। वो वापस से उसने अपने नाना नानी को ढूंढा? हाँ, वो इसलिए गई, वो तो सब कर चुकी थी अब से पहले। जब एग्जाम देने गई, जब वहाँ बार बार इंटरव्यू में गई, वो अपने नाना नानी का सबका घर ढूंढ चुकी थी बस। और चूंकि डॉक्यूमेंट्स में हमने उसका ही नाम लिखाया था, उस गैर धर्मी वाले का नहीं लिखाया था, इस लड़के का नाम लिखाया था। उसने कहा था मेरी माँ से उसने शादी की, और मजदूरी मेरी माँ करती थी, मजदूरी मेरे पापा करते थे, पर मुझे बढ़ा के कामयाब किया, उन लिया। फिर मैं शादी में भी गई उनकी, मराठी ढंग से भी की उन्होंने, कोर्ट मैरिज भी हुई, और है माँ बेटी दोनों अच्छे से। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें सुन के इतना पॉजिटिवनेस आ जाती है बिल्कुल कि लगता है कि हाँ, हाँ, मेरा दुख हट जाता है सच में। बच्चों के जरिए हाँ, एक्चुअली इनको रेस्क्यू किया जा सकता है। तो मैम, अगर इसी चीज को आगे हम कंटिन्यू करें, जैसे रेस्क्यू का जो तरीका होता है, जब आप रेस्क्यू करती हैं, तो इस रेस्क्यू में आपने बताया आप तो संस्था हैं, आपके पास कोई ऐसी कानूनी पावर तो है नहीं, तो डेफिनेटली आपको पुलिस का हेल्प तो लेना ही पड़ता होगा। तो जो आप पुलिस का हेल्प लेती हैं, तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता है? वो सपोर्टिव होते हैं या तो क्या होता है? मैं सच कहूँ तो मैं कतई नहीं लेती पुलिस की हेल्प। अच्छा, नहीं लेते आप? ना, मैं ना ये बताती मैं किस जगह रेस्क्यू करने जा रही हूँ, मैं रेस्क्यू करने जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, मैं तब बताती हूँ जब रेस्क्यू कर लेती हूँ। मैंने कहा तेरा आना, एक लड़की रेस्क्यू हुई है। अच्छा, करने के बाद बताते हो आप? उससे पहले नहीं करती। मैंने ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं कि एक लड़की हमको नहीं मिल पा रही थी और सूचना मिल रही थी लड़की है, और पुलिस को खबर हो गई, तो आ गए वो, अरे मैडम कहाँ परेशान कर रही थी बेचारी, सीधी सादी, इसका तो ऑपरेशन हुआ। मैं कहा, तुमको बड़ी खबर है, इसका ऑपरेशन भी हुआ है और बेकार में इसको परेशान कर रही है, इसकी छोटी सी जगह कहाँ दिख रहा है, दीवारें हैं, छोटा सा ये सब है। तो हमारे साथ कोई थे सज्जन, वॉलंटियरली हमारे पास आए कि कभी एक रेस्क्यू हमारे साथ भी करें आप। अच्छा, हाँ, तो ये मैं हमेशा अपनी जीत समझती हूँ कि अगर मतलब कोई समाज का आदमी समाज क्या का है, व्यक्ति। और वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो उन्होंने, लंबे चौड़े आदमी वो, तो उन्होंने यूं देखा, फिर कहा कि मैडम ये क्या है ऐसे, इनके ये क्या, बोले सारी जो गाटर पट्टी की छत थी, कि सारी जो गाटर हैं ये और पट्टियां हैं, ये सब एक लाल रंग की तो इनके पत्थर हैं, और गाटर काले हैं, लेकिन 1 2 3 पत्थर करके ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे सफेद क्यों है? मैंने कहा कर दिए होंगे इन्होंने, पता नहीं क्या खुराफात में। ये नहीं, ये तो नहीं समझ में आ रहा। फिर वो एक स्टील की ना फोल्डिंग सीढ़ी रखी दिखी, बोले तुम्हारा तो जीना है, फिर इसका क्या करती हो तुम? हाँ, सीढ़ी का क्या? बोले ऐसे ही कभी कहीं से सामान उतारना हुआ। बोले कहाँ से उतारती हो इतने से में, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा कुछ। बोले ना वैसे ही रखी है। वो सज्जन थोड़ा उग्र हो गए, उन्होंने फटाक से सीढ़ी खोली और उस पे हथौड़ा बजाना शुरू कर दिया। वहीं पड़ी हुई थी वो डंडा सा, अच्छा, वो लेके मारना शुरू कर दिया। फिर जीने में गए, उससे कुछ नहीं हुआ, तो एक ईंट मिल गई, वो मारना शुरू कर दिया। जैसे ही एक ईंट मारी, वो पत्थर फट से नीचे गिरा। अच्छा, एक ईंट मारती, वो लगा ही नहीं। और पुलिस वाले उल्टा हम पे चिल्ला रहे, आप इसकी छत बनवा के जाओगे, अगर इसकी छत हुई और अगर लड़की नहीं मिली तो फेक उसका मुकदमा कराऊंगा आप पे। कर लेना भाई, सब कर लेना, छत भी बनाएंगे, मुकदमा भी करना, हमारे तो भी मुकदमा भी, कोई बात नहीं। एक लेने आए थे, 3 लड़कियां निकली, सांस नहीं आ रहा था, पीली पड़ रही थी, सांस लेने को भी जगह नहीं थी। वो पत्थर ऐसे लगाए हुए थे कि बस वो हटाएंगी, ऐसे खिसका दे, वो ऐसे लगे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि ये पत्थर यूं खिसकाया जा सके, वो यूं और वो यूं, तब उन्हें निकाला जा सके, वो चौड़ा चौड़ा खुल जाएगा एक। तो ये तो रक्षक ही भक्षक है। तो सब पता होता है उन्हें कौन कहाँ है क्या नहीं। अच्छे भी लोग हैं, ऐसा भी नहीं है, जो मदद भी करते हैं। तो वो लड़की हम निकाल के लाए। मैम, आप एनजीओ को चला रही हैं, तो आपके हिसाब से आपका जो अनुभव क्या कहता है कि आज बहुत सारे एनजीओज हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, तो क्या हमारे देश में सफिशिएंट एनजीओज हैं या हमें और एनजीओज की जरूरत है? नहीं, या सफिशिएंट से भी ज्यादा है। मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर मान लीजिए सफिशिएंट से ज्यादा है और अगर कम है, तो कितने लोगों की जरूरत है या कितने एनजीओ की जरूरत है इस रैकेट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए? देखो, मैं अगर सच कहूँ मानो तो इस रैकेट को खत्म करना तो असंभव है, लेकिन इन जगहों को जो आइडेंटिफाइड एरियाज हैं, इनको पुनर्वासित करना आसान है, और उसके लिए बहुत एनजीओ की नहीं, बहुत मानसिकता की जरूरत है। अच्छा, आपके पास दिल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए अच्छा ये महिला, इसकी फोटो, इसका काम और टारगेट मेरा फंड्स पे हो,
वो नहीं होना चाहिए। मैंने आज तक, मुझे चाहे कोई ये कहता रहा कि कोई बच्चा आपने नहीं पढ़ाया, कोई ये कहता रहा कि आई ये लड़कियां जो निकाली हैं क्या है, कि ऐसे कुछ भी कहता रहा मुझे, मगर मैंने एक बच्चे की आइडेंटिटी आज तक डिस्क्लोज नहीं की है। और स्कूल में मिलने इसलिए नहीं देती हूँ कि, और मैं भी नहीं जाती हूँ, मैं दूसरे वॉलंटियर्स को भेज सकती हूँ, मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं पहचानी जाती हूँ। मैं जाती हूँ तो तुरंत लग जाएगा कि अच्छा ये बच्चा वहाँ का, उनका किसी का है। मैं किसी को नहीं देती हूँ। और कोई दानदाताओं की कमी नहीं है, मैं मांग लेती हूँ लोगों से, मेरे पास नहीं रहते हैं, अपने पास से भी करती हूँ और लोगों से मांगती रहती हूँ। और केवल इन्हीं के बच्चे नहीं, मैं सड़क से उठा के बच्चे की एडमिशन कराती हूँ। तो उसके लिए मानसिकता की जरूरत होती है, एनजीओ की नहीं, विल पावर विल पावर की। आपके अंदर वो हो कि बस एक भी हो जाए। और मैंने कभी नहीं सोचा मानवीय कि मैं 1000-2000 बनाऊं, मैं जिंदगी बनाऊं किसी की। मैं सोचती हूँ एक की बनाई तो मुझे सुकून आ जाएगा। और देखो जिस सुकून की तलाश में मैं वहां गई, अभी मैं कह रही हूँ कि मुझे 8-10 दिन हुए हैं कि मुझे किसी ने कहा फोन करके कि जिसके लिए आपने वहां शुरू किया, जिस गिल्ट को आज तक आप जीती रहे, उस गिल्ट को मन से निकाल दो। मैंने कहा क्यों, क्या वो मिल गई? तो मैंने कहा नहीं, वो मर गई। दुख तो हुआ पर सुकून भी हुआ कि वो इस नर्क से निजात पा गई। मैं नहीं ढूंढ पाई, लेकिन उनके बदले मैंने जितनी भी लड़कियां निकाली, मैंने हमेशा उन्हीं को सुपुर्द किया कि आपको नहीं कर सकी मैं, पर मैं औरों को करूंगी। मैम, अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो पूछना चाहूंगा, आम जनता जो है, जो सिर्फ देखती है और सुनती है, वो क्या कर सकते हैं ताकि रियल लाइफ चेंज आए? और चाहे छोटी सी भी हेल्प हो तो आम जनता शुरू कहाँ से करे? देखो, सब तो नहीं हो सकते कि आप इस रिस्क को लो, सब तो कोई नहीं दलदल में जाके अपने पैर धंसा सकते और साफ निकल आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इतना तो कर सकते हैं, एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा लें। जरूरी तो नहीं कि वो सेक्स वर्कर का ही बच्चा हो, ऐसी किसी एक बच्चे की उठा ले कि जो खतरे में फंसने जा रहा है, बच्ची की उठा ले जो फंसने जा रही है कहीं। आप क्या समझते हैं आपकी पूरा नोएडा और दिल्ली में ये बच्चियां सुरक्षित हैं सड़कों पे भीख मांग रही हैं चौराहों पे? नहीं मैम। रात को उसी जगह सो रही है ना। आपको पता है कि उनके साथ क्या होता होगा? मैंने अभी 2 बच्चों के एडमिशन कराए हैं, वो उस जगह से उठा के कराए कि जिनकी माँ कुछ पता नहीं है उसको, और बच्चे 3 हो चुके हैं, तीसरे बच्चे का पता ही नहीं है कहाँ है। मैम, मैं एक किसी सोशल वर्कर हैं एक, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उस इंटरव्यू में उनसे किसी ने पूछा, वो तिहाड़ जेल में काउंसलिंग वगैरह भी करती थी, अच्छा। तो एक कैदी की मानसिकता जानने के लिए वो गई थी। तो आपने जो बोला उसी बात पे बात मेरे को याद आई। तो एक कैदी आया जो उनके सामने कन्फेशन कर रहा था, तो उस कैदी ने ये बताया कि हमारा जो टारगेट होती है ना, वो होती हैं वो औरतें जो दिहाड़ी पे काम करती हैं, पूरे दिन काम करके थक के सो जाती हैं। अगर हम उनके पास जाते हैं, उनसे फिजिकल होते हैं, तो वो इतनी थकी हुई होती हैं कि उन्हें ये तक पता नहीं चल पाता कि उनका पति है कि कोई और है। कोई और है। बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं की हेल्प करें, नहीं, अगर हम किसी एक की भी हेल्प कर पाए, जो ऐसा होने जा रहा है जिसके संग होने जा रहा है। मैं अभी जिस महिला के बच्चे मैंने कराया एडमिशन, उसके जो तीसरा बच्चा है मैं उसको खोज नहीं पा रही हूँ, 1 महीने का है अभी वो, और वो पगली है। मुझे किसी ने वहीं भी बताया क्या इसके तो एक और हुआ है अभी, उसे कौन ले गया, उसे तो बताओ, तो उसे तो पता ही नहीं। और मैंने कहा इसका पति 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 पता नहीं, ये तो ऐसी यहीं पड़ी रहे, इसकी यहीं हो गई ये सारे बच्चे तीनों। बताइए आप। मैम ये तो, मैम ये ये दुख होता है मैम ये सुन के, और कब कुछ तो शब्द नहीं है। अब मैं बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन क्या है, कुछ मर्यादाएं हैं आज है। मैम, कुछ नर पिशाच है, कुछ मर्यादा है जो हम चैनल पे पार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैम, एक एक ना इसी पे मेरे दिमाग में एक सवाल आया। तो ये जो जितने भी कोठे चल रहे हैं, इसमें ज्यादा दोष किसका है? पहला, उन मर्दों का जो पैसा देके सेक्स खरीद रहे हैं, या दूसरा उन माओं का जिन्होंने मर्द तो पैदा कर दिए लेकिन उनको शिक्षा नहीं दे पाई?
नहीं, बिल्कुल अलग हो गया ये सवाल। देखो मैं अब तुम्हें इसका एक तरीका बताऊँ। मेरा शहर ऐसे बसा हुआ है नवग्रह के आधार पे। कभी आपने देखा वो दिखाते हैं ना आपके इन पे भी कि भाई ये बीच में धरती और ये इधर इसके गोल-गोल घूम रहे हैं, तो अंडाकार होता है। जी। बिल्कुल सेम ऐसे बसा हुआ मेरठ है, जो 9 नाले, 9 बाड़े, 9 पाड़े, 9 दरवाजे, इन सब में 9-9 में बसा हुआ है और बीचों बीच कबाड़ी बाज़ार, देखिए उससे बसा हुआ। यानी 9 के 9 दरवाजे से जब आदमी एंटर करेगा, तो कबाड़ी बाज़ार में एंटर करेगा। और वहाँ था मुजरा, लोग वहाँ खुद वहाँ की महिलाओं का ये कहना था कि हमारे पास उठने-बैठने का तरीका सीखने आती थी लड़कियाँ, घरवाले लेके आते थे। अंग्रेज लेके आते, तहज़ीब, अंग्रेज लेके आते थे अपनी बेटियों को और हिंदू लेके आते, ये मतलब हिंदुस्तानी लेके आते थे कि शादी होने जा रही है, उठने-बैठने का तरीका, कपड़ों की सरसराहट ना सुनाई दे, ये सारा उनको बताया जाए। मगर वो दौर ऐसा था कि उस वक़्त वो किसी एक की होके रह रही थी। किसने ये किया? क्योंकि मनोरंजन के साधन बढ़े। जब वो दौर था, जब मैंने वहाँ शुरू किया, तो रेडियो था, रेडियो पे आप क्या अश्लील सुनेंगी। फिर आया आपका टीवी, आपने मनोरंजन का साधन टीवी में ढूँढ लिया, अब वहाँ क्यों जाएँगी आप? उसके बाद तो फ़िल्में भी हैं आपके पास मनोरंजन के लिए, वहाँ चले गए। फिर आपके पास अब तो नया आपको ओटीटी परोस रहा है सब कुछ, वहाँ क्यों जाएँगे? वहाँ वो जाएगा ठेले वाला जिसने ₹500 कमाए, 300 वहाँ खर्च करके आएगा, ₹200 में शराब पिएगा, घर जाके बीवी को पीटेगा। कोई दोषी नहीं है, सिस्टम दोषी है हमारा पूरा का पूरा। और भुगत रही हैं वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ, वो औरतें, जिन्हें हम बुरी औरतें कहते हैं। मुझे बहुत दुःख है जब कोई बुरी औरत कहता है, मुझे अंदर से इतनी क्रोध आता है, क्यों हैं वो बुरी औरतें? कौन जाता है वहाँ? आप ही के भाई, आपके पिता, आपके बेटे, और कौन जाता है वहाँ? वो खींच के तो आपके घर से नहीं ले जा रही ना, तो किसी का दोष नहीं है, ये पूरी सिस्टम का दोष है। हम बदल गए, हमने औरत को वस्तु की तरह देखना शुरू कर दिया और वो तो वहाँ हैं कि जो 200-250 ले रही, आप उनको क्या कहेंगे जो पोल पे खड़े होके और ये सब कर रही हैं, जो इन होटल्स में जा रहे हैं घंटे के हिसाब से। मैम, गर्त में जा रहा है हमारा हाँ, समाज। बस हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा एक दिन, हम भारतवर्षीय होने पर गौरव करते हैं, संस्कृति खत्म हो जाएगी मैम। संस्कृति खत्म हो जाएगी। नहीं है, हम किस चीज इसका जिक्र नहीं करते। मैं तो कह रही हूँ ना कि सरकारें भी इसका भी जिक्र तो करें। आप विश्व गुरु बन रहे हैं, आप जिक्र करें ना इसका भी कि इसमें भी तो हम विश्व गुरु हो रहे हैं। औरत की अस्मिता दाव पे लगी पड़ी है और किसी को नहीं दिखती, किसी को भी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया और आपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जो शेयर किए। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैम आपके एक्सपीरियंस से हम किसी एक लड़की की भी लाइफ बचा पाए, एक महिला की भी ज़िंदगी बचा पाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और इस पॉडकास्ट का अंत मैं कुछ सेंटेंस से करना चाहूँगा। ये जो मेरी सलाह है, ये समाज की हर महिला के लिए है। कृपया करके, ये कलयुग है, इस कलयुग में द्रौपदी ना बने, क्योंकि द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण तो आ गए थे, लेकिन आपको बचाने के लिए कृष्ण नहीं आएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब कान्हा नहीं आएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब कान्हा नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।